तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 169 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे जाउची के हाथ में डीमन एम्परर सील होती है, लेकिन वो डीमन एम्परर सील लिटिल डीमन एम्परर को देने को मना कर देता है और बाकी सभी लोग इस बात से गुस्सा हो रहे होते हैं, स्पेशली वो अलायंस वाले जो कि इनकी फैमिली के खिलाफ है। सभी लोग उसे कहते हैं तुम इस सील को देने से मना कैसे कर सकते हो और तुम हमें ऊपर से ये कैसे कह सकते हो कि हमें तुम्हारे ग्रैंडफादर के सामने घुटने टेकर माफी मांगना होगी। वैसे कोई भी ऐसा नहीं करेगा और ऊपर से डीमन एम्परर सील तो हमारी लिटिल डीमन क्वीन की है, हमारी फैमिली की नहीं है, इसलिए जल्दी से इसको वापस करो। तुम यहाँ पर इस तरह की कंडीशन नहीं रख सकते। कहीं बार इस एपिसोड की शुरुआत में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक बहुत ही ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल एल्डर वहाँ पर आते हैं। एल्डर वहाँ पर आते ही हमारे जाउची से कहते हैं तुम्हारे अल्फाज काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इस मास्टर का नाम किन जेंग है जो कि डीमन रीजन लॉर्ड है। सभी लोग इसकी बहुत सा रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि डीमन क्वीन भी कहती है स्काई डीमन रीजन लॉर्ड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बाकी के सभी लोग इसे देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो रीजन लॉर्ड है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर क्यों आए होंगे। यहीं पर हमें रीजन लॉर्ड के बारे में बताया जाता है। तो वहाँ पर कुछ बटलर्स हमें इस बारे में बताती है। वो लोग कहते हैं तो पूरे के पूरे हमारे डीमन ल्यूशनरी ड्राम में सबसे ज्यादा सीनियर और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल एल्डर यही है, क्योंकि इनकी एज बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा है। इस वक्त इनकी एज 1400 साल है। और आज हमारे डीमन एम्परर भी जिंदा होते तो वो भी यहाँ पर आगे बढ़कर इनको जरूर ग्रीट करते हैं, क्योंकि ये उनके सीनियर हैं। रीजन लॉर्ड उन सभी लोगों से कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर बिना बताए चला आया और तुम सभी लोगों को यहाँ पर आकर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जो कि मुझे जरूर करने हैं, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि मैं भी इस डीमन कैपिटल सिटी का एक हिस्सा हूँ। लॉर्ड वहाँ पर जाउची के ग्रैंडपा के ताबूत की तरफ देखते हैं और फिर से देखते ही काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और सिर्फ देखकर कहते हैं ब्रदर कैंग हाई तुम तो जा चुके हो और अब टाइम कभी वापस नहीं मोड़ा जा सकता। ये जो होना था वो तो हो चुका है। साथ ही मास्टर किनसेंग जाकर उसके ताबूत के सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में यही सोच लिया था कि तुमने गलत किया है, तुम धोखेबाज हो, तुम रॉयल सील को लेकर यहाँ से भाग गए हो। तो जाउची जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है सीनियर आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अंकल से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे यहाँ पर दान करो। मैं यहाँ पर अपने ब्रदर कैंगाई से माफी मांग रहा हूँ, मैंने इसके साथ बहुत कुछ गलत किया है। पिछले 100 साल से मेरा ब्रदर कैंगाई यहाँ पर सभी लोगों की वजह से शर्मिंदा होता रहा, उनकी फैमिली को यहाँ पर शर्मिंदा किया जाता रहा है, यानी कि उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते रहे हैं कि उनका फादर यानी कि डीमन किंग एम्परर सील को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग गया है और वो वापस नहीं आया। हालांकि मैं एक सीनियर था लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, मैं यून फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। बस जाउची से कहती है लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर सच्चाई को देख सका हूँ और मुझे पता चला है कि मेरा ब्रदर कैंगाई गलत नहीं था बल्कि वो सही था। मुझे लगता है कि मेरा ब्रदर कैंगाई यानी कि तुम्हारा ग्रैंडपा जीवन में बहुत ही शांति के साथ रह पाएंगे। साथ ही रीजन लॉर्ड उन सभी एल्डर्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब जाके इस बूढ़े आदमी को भी अकल आ चुकी है तो फिर तुम सभी लोग किस बात के लिए पीछे हो। मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर नाटक कर रहे हो, तुम सभी को जो बात पहले से पता थी कि कैंगाई ठीक है, तुम सभी लोग उसकी फैमिली के साथ ठीक नहीं कर रहे। तुम लोग अभी भी यहाँ पर यही नाटक करने वाले हो कि तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर हमारे पुराने डीमन किंग के सामने घुटने टेकर से माफी मांगो। ऐसे रीजन लॉर्ड वहाँ पर ये वाली बात करते हैं तो उनमें से काफी सारे फैमिलीज के मेंबर कहते हैं लगता है कि रीजन लॉर्ड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने यून फैमिली के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उन फैमिलीज में से एक फैमिली एल्डर आगे बढ़ता और कहता है पिछले 100 साल से मैं हमेशा यही सोचता आया हूँ कि मैं ही सही हूँ, मेरी फैमिली सही है और ये यून फैमिली वाले गलत हैं। लेकिन इनके ग्रैंडपा यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने धोखा दिया है। लेकिन आज मुझे पता चला है कि उन्होंने धोखा नहीं दिया बल्कि उन्होंने सील को अपने पास संभाल कर रखा। वो रॉयल फैमिली के बहुत ज्यादा वफादार है। जबकि मुझे सच्चाई का पता चल चुका है तो मैं क्यों ना अपनी गलती का पछतावा करूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पर ग्रेट किंग के सामने बैठकर भीख मांगू कि शायद वो मुझे इस बारे में माफ कर दे कि पिछले 100 साल से मैं उनके बारे में जो कुछ सोचता रहा हूँ। जल्दी से जाकर ताबूत के सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं मैं अपनी फैमिली की तरफ से यहाँ पर कन्फेस करता हूँ कि मेरी फैमिली ने डीमन किंग और उसकी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। उनके साथ साथ उनके सारे फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पर घुटने टेक देते हैं। तो उसके अलावा 3 और एल्डर्स वहाँ पर आते हैं, वो तीनों भी कहते हैं हम लोग भी यहाँ पर अपनी माफी की भीख मांगने के लिए आए हैं। सभी लोग भी आकर डीमन किंग के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं प्लीज हमारे साथ ठीक करो। सभी लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और साथ ही माफी भी मांग रहे होते हैं। वो तीनों एल्डर वहाँ पर आते हैं तो उनके साथ बाकी के सभी फैमिलीज के एल्डर्स भी वहाँ पर झुकना स्टार्ट करते हैं। इस तरह करते करते वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज के लोग आ जाते हैं। तो सभी लोग बारी बारी वहाँ पर आते हैं और ताबूत के सामने अपने घुटने टेकते हैं और डीमन लॉर्ड से कहते हैं प्लीज डीमन किंग हमें माफ कर देना, हमने पिछले 100 साल से तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझा है। ये सब कुछ देखने के बाद यून फैमिली के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके डीमन किंग ने मरने के बाद भी उनकी फैमिली की जो इज्जत थी उसको रिस्टोर कर दिया है। वो सभी लोग कहते हैं हमारे ग्रैंडफादर ने तो मरने के बाद भी हमारे पर लगे हुए इल्जाम को गलत साबित कर दिया, अब हमें हमारी प्राइड वापस मिल जाएगी। वो सभी लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रीजन लॉर्ड चिल्लाकर कहते हैं हिलियन पैंग तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी माफी की भीख नहीं मांगी, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और इन्हें रिस्पेक्ट देते हुए इनसे माफी मांगो। मुझे ये वाली बात अच्छी तरह से याद है कि बाकी सभी फैमिलीज में से तुम्हारी फैमिली सबसे आगे थी जिसने यून फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाया था। इसके अलावा तुम्हें लिटिल डीमन क्वीन को उकसाया था ये करने पर, तुम्हें कहा था कि इनकी यून फैमिली को सजा दी जाए क्योंकि इन्होंने डीमन सील को घुमा दिया है। हमारे कहने पर ही लिटिल डीमन क्वीन ने तुम्हारी बातों में आकर यून फैमिली को सजा दी थी। अब तुम्हें यहाँ पर आकर इनसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे तुम सभी लोगों के बारे में अच्छी तरह से पता है, तुम्हारे साथ जितने भी लोग मिले हुए हैं सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम सभी लोग यून फैमिली की कंस्पिरेसी में शामिल हो गए। लेकिन अब जरा देखो तो सही, पहले तुम कितने ज्यादा बहादुर बन रहे थे, एक मरे हुए इंसान के सामने तुम्हें माफी मांगने में शर्म आ रही है या फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उससे माफी मांग सको। हमारी वजह से 12 गार्डियन फैमिलीज का नाम खराब हो रहा है। चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मुझे पता है कि अगर मैं तुम सभी लोगों के खिलाफ यहाँ पर बात करूंगा तो तुम लोग मुझसे इस बात का बदला ले सकते हो, लेकिन मैं तो पहले बहुत ही लंबी जिंदगी जी चुका हूँ, इसी वजह से मुझे तुम लोगों के बदला लेने के बिल्कुल भी डर नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे डीमन इल्यूजनरी राम में बहुत ही पावरफुल लोग भी हैं, सभी लोग यहाँ पर कमजोर नहीं है। ऐसी वहाँ पर रीजन लॉर्ड ये वाली बात करते हैं तो बाकी की फैमिलीज में से एक फैमिली एल्डर कहते हैं लियन पैंग अगर तुमने यहाँ पर डीमन लॉर्ड के सामने माफी नहीं मांगी और इसे रिस्पेक्ट नहीं दी फिर ये मत समझना कि आज के बाद भी हमारी फैमिली तुम्हारा साथ देगी, हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। क्योंकि सभी फैमिलीज के एल्डर भी बात सुनने के बाद मास्टर हिलियन पैंग और ड्यूक हुआ से कहना स्टार्ट करते हैं, वो से कहते हैं हम लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे।
तुम लोग यहाँ पर हमारे डीमन किंग को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। हालांकि पास में हम लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन अब हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे क्योंकि तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। सभी लोग एक ही नारा लगा रहे होते हैं, वो बार बार कह रहे होते हैं माफी मांगो माफी मांगो। जितने लोग होते हैं वो सभी लोग एक ही बात करते हैं। क्योंकि वहाँ पर तीनों बड़ी फैमिलीज के एल्डर जिसमें जी फैंग, हीलियन पैंग और मास्टर ड्यूक हुआ, वो सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये सभी लोग तो हमसे माफी मंगवा कर रहेंगे, क्या हमें माफी मांग लेनी चाहिए। और ड्यूक हुआ से कहते हैं ड्यूक हुआ तुम बताओ कि हमें क्या करना है। ड्यूक हुआ उन लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी माफी मांग लेनी चाहिए। कौन सा तुम लोग जो दिल से करने वाले हो, जाओ जाकर वहाँ पर झूठ मूठ की माफी मांग लो। जी इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिचुएशन इस तरह से चेंज हो सकती है। मैंने इस लड़के जुंशी को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। मैं जल्दी से जल्दी इस लड़के से निपटना होगा। अगर इस लड़के को यहाँ से नहीं गायब किया तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। मास्टर हीलियन पैंग कहते हैं लगता है कि और कोई रास्ता नहीं बचा। तो वो एक लंबी सांस लेते हैं और जाकर ताबूत के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं सीनियर डीमन किंग जूनियर यहाँ पर तुमसे माफी मांगता है क्योंकि ये बेवकूफ था, इसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत ज्यादा गलत था। मुझे लगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इल्यूशनरी डीमन राम के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मैं गार्डियन फैमिली में से एक था, लेकिन मुझे आज पता चल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा गलत था। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरा ऐसे करने से एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। जबकि हमारा जाउचू की बात सुनने के बाद कहता है ये तुम किस तरह से मेरे ग्रैंडपा से माफी मांग रहे हो? क्या माफी मांगने वाले का एटीट्यूड इस तरह का होता है? अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो ठीक तरह से मांगो, वरना उठकर दफा हो जाओ। ताकि माफी मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ग्रैंडपा के सामने तुम दिल से माफी मांगो। हीलियन पैंग से कहते हैं तुम वाकई में मेरे हाथ से मरोगे। जुनची से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इररिस्पांसिबल हो। तुमने यहाँ पर ये सब कुछ किया, तुमने जुन फैमिली को डिफेम किया और मेरे ग्रैंडपा पर इल्जाम लगाए, लेकिन अब तुम यहाँ पर दिल से उनसे माफी भी नहीं मांग सकते। मास्टर हीलियन पैंग गुस्सा आ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं बस इंतजार करो हमारे ग्रैंड प्लान के मुकम्मल होने तक ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक बार हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगा। मास्टर हीलियन पैंग फिर से वहाँ पर दिल से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं इंडिया डीमन लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे पता है कि ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे पर इल्जाम लगाया, तुम्हारी जुन फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाया और तुम्हारी जुन फैमिली को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे दूसरों के कानों में ये बात नहीं बननी चाहिए थी कि वो तुम्हारी फैमिली के खिलाफ हो जाए। फिर हमारा साउची बाकी के एल्डर्स की तरफ देखता है और उनसे कहता है तुम सभी लोग अभी तक वहाँ पर खड़े क्यों हो? चलो जल्दी से तुम लोग भी यहाँ पर घुल जो अपने घुटने टेको। जी फैंग फैमिली के एल्डर्स वहाँ पर बचते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब हम लोग क्या करें। अरे साउची उनकी तरफ घूर कर देखता है तो वो लोग भी जल्दी से वहाँ पर अपने घुटने टेक देते हैं और वो लोग भी वहाँ पर कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ, इसलिए हमें माफ कर देना। साउची ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है ग्रैंडपा क्या आप देख रहे हैं जैसा कि आप चाहते थे मैं आपकी बॉडी को यहाँ पर वापस लेकर आया और आपको वो पूरा सम्मान मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए था। 100 साल तक आपने डीमन इल्यूशनरी राम के लिए डीमन एम्परर सील को संभाल कर रखा क्योंकि आपको अपनी इस दुनिया से प्यार था। देखो जरा ये सभी लोग जो कि तुम्हारे पर इल्जाम लगाते थे अब सभी लोग तुम्हारे सामने घुटने टेक कर बैठे हैं। हमारा साउची अपने हाथ में उस डीमन एम्परर सील की तरफ देखता है कहता है ग्रैंडपा ने मुझे ये सील लिटिल डीमन क्वीन को देने को कहा था। मैंने उनके काम को पूरा कर दिया है तो अब ये डीमन एम्परर सील उसको देते हैं जिसकी ये सील है। बर्तार डीमन क्वीन से कहता है ये सील आपकी है और ये आप ही की अमानत है। इस मेरे पास के एक्शंस को माफ करना, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा अपनी फैमिली को रिस्टोर करने के लिए। ये सील तुम्हारी है, इसी वजह से सील को तुम अपने पास रखो। डीमन क्वीन हमारे जाउची से कहती है मैं अपने पूरे के पूरे डीमन क्लैन के बिहाफ पर तुमने बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ कि तुमने हमारे डीमन एम्परर सील को हमें वापस किया। और वो जाउची के हाथ से जब वो डीमन एम्परर सील को ले रही होती है उसी वक्त जाउची का हाथ उसके हाथ के साथ टच होता है। जैसे उसका हाथ उसके हाथ के साथ टच होता है तो तुम्हारे जाउची को गंदी गंदी बातें याद आना स्टार्ट हो जाती है। जाउची को वो सारे पोस्ट याद आते हैं जो कि उस वक्त वो पानी के अंदर प्रैक्टिस करते हुए मना रही थी और जाउची वहाँ पर खड़ा खड़ा अपने ढक होने को पूरा कर रहा था। जाउची को जब ये सारी पिक्चर्स याद आती है तो उसकी लाट टपकना शुरू हो जाती है। डीमन क्वीन गुस्से के साथ उसे कहती है अगर तुमने यहाँ पर मेरे बारे में एक और बार इस तरह गंदा सोचा तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगी। जाउची बहुत सा घबरा जाता है और कहता है मैं तो फिर से भावनाओं में बह गया था, मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए वरना ये तो वाकई में मुझे मार डालेगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 169 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 170 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाउची लिटिल डीमन क्वीन को उसकी डीमन एम्परर सील वापस दे देता है। डीमन क्वीन अपनी डीमन एम्परर सील को लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है लगता है कि मुझे अभी जाना चाहिए और वो सील को एक्टिवेट करती है और कहती है सभी लोगों से कहती है अब जबकि डीमन एम्परर सील वापस आ चुकी है तो मुझे जाकर अपने एंसेस्टर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। मुझे जल्दी से जल्दी गोल्डन क्रोव वैली में जाना होगा ताकि मैं इनहेरिटेंस की पावर को ले सकूं। और वो डीमन एम्परर सील को अपने हाथ में लेती है और बड़ी स्पीड से वहां से उड़ जाती है। डीमन क्वीन यहाँ से गोल्डन क्रोव वैली की तरफ निकल चुकी है जबकि बाकी के सभी लोग वहीं पर होते हैं। वो लोग कहते हैं हमारी प्रिंसेस तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है, लगता है ऐसा कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। ठीक है लोगों से कहते हैं जबकि उसे उसकी डीमन एम्परर सील मिल चुकी है तो इसी सील को यूज करते हुए गोल्डन क्रोव वैली में जाकर गोल्डन क्रोव की पावर्स को हासिल कर सकती है। 100 साल से वो यहाँ पर राज कर रही है लेकिन किसी ने भी उसको असली की क्वीन नहीं माना। अब वो एक रियल एम्परर बन जाएगी। कुछ भी कहता है लगता है कि इस लड़की के लिए ये वाली सील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से उसने बिना टाइम वेस्ट किए बड़ी स्पीड से यहाँ से जाने का फैसला किया है। सीन में डीमन क्वीन का दिखाया जाता है। लिटिल डीमन क्वीन जल्दी से गोल्डन क्रोव वैली की तरफ निकल पड़ती है। वो गोल्डन क्रोव वैली में पहुंचती है और जाकर फॉर्मेशन को ओपन करती है और अपनी सील की मदद से वो अंदर चली जाती है। वो अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा फायर होती है। ये गोल्डन क्रो की फायर होती है। वो फायर को जाकर इशारा करती है और वो फायर वहाँ से सेंटर से हट जाती है। उस फायर को हटाने के बाद उसके अंदर चली जाती है। जैसे वो वहाँ पर अंदर जाती है तो उसके सामने खाली चट्टानें होती है और उसके सामने वहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं होता। डीमन क्वीन कहती है 100 साल के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर वापस आने का मौका मिला है। अब जबकि मेरे पास डीमन इंपीरियल सील है गोल्डन क्रो गार्ड मुझे अपनी इनहेरिटेंस की पावर जरूर देगा। डीमन क्वीन वहीं पर खड़ी होकर अपनी सील को एक्टिवेट करती है और सील को एक्टिवेट करने के बाद कहती है इल्यूशनरी डीमन राम की 12वीं एम्परर हूँ, फैमिली की 11th जनरेशन की आखिरी बची हुई मेंबर। गोल्डन क्रो गार्ड प्लीज यहाँ पर आओ और मुझे अपनी इनहेरिटेंस की
पावर दो। मुझे अभी यहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त फायर का बना हुआ है गोल्डन क्रॉस के सामने अपीयर होता है। तो गोल्डन क्रॉस के सामने अपीयर होने के बाद एक जबरदस्त चीख मारता है। उसी के बाद ही वो वहाँ पर ह्यूमन फॉर्म लेना स्टार्ट करता है। ह्यूमन क्वीन अभी वहीं पर खड़ी होती है कि उसी के सामने वो गोल्डन क्रो एक फीमेल बन जाती है, एक गॉडेस बन जाती है और उसके सामने अपीयर होती है और उसे कहती है हमारी रॉयल फैमिली पिछले 100 साल से यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए नहीं आई और आज फाइनली एक लड़की यहाँ पर चली आई है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी पावर से एक लड़की के लिए है? गोल्डन क्रो गार्ड उसे कहती है लगता है कि गोल्डन क्रो गार्ड और तुम्हारी फैमिली के दरमियान में जो एक रिलेशनशिप था, क्या हम तुम्हें अपनी पावर्स दिया करते थे, वो रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। प्लीज जल्दी से वापस चली जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। क्वीन उसे कहती है प्लीज मुझे सही तरह से समझाएं, आपके कहने का मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आई। क्रो गार्ड उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सही अल्फाज में समझाती हूँ। उसे कहती है मैं तुम्हें गोल्डन क्रो पावर नहीं दे सकती, तुम्हें इनहेरिटेंस की पावर नहीं दे सकती और ना ही तुम उन पावर्स को ले सकती हो, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? डीमन क्वीन उसे कहती है लेकिन ऐसा क्यों, आप मुझे पावर्स क्यों नहीं देंगी, क्योंकि मैं रॉयल फैमिली से ही हूँ। गोल्डन क्रो गार्ड उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास जो गोल्डन क्रो फायर है ये इस दुनिया की सबसे ज्यादा हॉट फायर है और ये फायर जैंग टाइप की है, ये जिन टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। और तुम एक लड़की हो, एक लड़की इस तरह की फायर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हो, ना ही तुम इस फायर को रिलीज कर सकती हो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की हो। हालांकि ये बात भी ठीक है कि तुम्हारे पास मेरी गोल्डन क्रो ब्लड लाइन है और तुम्हारे पास पहले से मेरे पास ब्लड लाइन की पावर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम है। के बावजूद तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा सफर कर रही है। इस वक्त तुम्हारा लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम रह चुका है। तुमने गोल्डन क्रो की फायर को कल्टीवेट करने की कोशिश की है, एक लड़की होकर गोल्डन क्रो की फायर को कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो तुमने यहाँ पर मेरी पावर्स को दोबारा से लेने की कोशिश की, इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बुरे होंगे, इसका नुकसान इतना होगा कि तुम मर जाओगी। क्वीन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पूरे 100 साल तक इंतजार किया है, क्या वाकई में यहाँ पर मेरी डीमन ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी? मैं रॉयल फैमिली से हूँ, हमारी रॉयल फैमिली यहीं पर खत्म होने वाली है। गोल्डन क्रो गार्ड का हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक है, तुम लोग ऐसे हमारे रिलेशन को नहीं तोड़ सकते। वो वहीं पर अपने घुटने टेकर बैठ जाती है और बहुत ज्यादा उदास होती है। डीमन क्रो गार्ड से कहती है अब जबकि तुम एक लड़की हो और मैं भी एक लड़की हूँ, तो फिर हम दोनों के दरमियान में एक कैजुअल बॉन्ड है। तो मैं तुम्हें इसके नाते तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम किस तरह गोल्डन क्रो की पावर्स को इनहेरिट कर सकती हो। ये पावर्स तुम्हें मिल सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये वाली बात मैंने पहले कह दी थी कि यहाँ पर डीमन ल्यूशनी ड्राम में भी तो जाची की वाइफ होनी चाहिए। और जब ये वाली बात इस गार्डिस ने यहाँ पर की तो मुझे काफी ज्यादा हंसी आई थी कि मैंने ये तो पहले कह दिया था। गार्डिस उसे ट्रिक बताती है, वो उसे कहती है क्योंकि तुम्हारे पास जिन टाइप की एनर्जी है, तुम्हें बस एक आदमी के साथ जिसके पास यांग टाइप की एनर्जी हो उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करनी है। ऐसा इंसान जिसके पास वर्मिलियन बर्ड या फिर फीनिक्स गार्ड की पावर हो, फिर तुम उस बंदे के साथ सो लेती हो तो तुम्हारी जिन और यांग दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगी, जिससे तुम मेरी पावर्स को इनहेरिट कर पाओगी। फिर तो ये वही बात होगी कि हमारे जाची को यहाँ पर एक और वाइफ मिलने वाली है। लास्ट टाइम उसने एक के साथ डुअल कल्टीवेशन की थी और उसको एक बच्चा दे दिया था, तो इस बार पता नहीं वो क्या करेगा। गोल्डन क्रो गार्डिस उसे कहती है लेकिन ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि डीमन ल्यूशनी ड्राम में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास डिवाइन फीनिक्स या फिर वर्मिलियन बर्ड की पावर हो। इन दोनों गार्ड्स की पावर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोनों गार्ड्स कब के यहाँ से चले गए हैं इस दुनिया को छोड़कर। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में तुम कभी भी ब्लड लाइन की पावर को हासिल कर पाओगी। साथ ही वो दोबारा से गोल्डन क्रो फायर में चेंज हो जाती है और उसे कहती है ठीक है अब हम लोगों का ताल्लुक यहाँ पर खत्म होता है, तो तुम अपनी रॉयल फैमिली की आखिरी मेंबर हो। हमारी फैमिली में और कोई भी नहीं बचा जिसे मैं अपनी पावर दे सकूं, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। रही बात तुम्हारी डीमन एम्परर सील की, तो तुम्हारी डीमन एम्परर सील खुद ही यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी। जब मेरी सोल का बचा हुआ टुकड़ा खुद ही यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा और तुम्हारे मरने के बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि सील को यूज करते हुए गोल्डन क्रो की पावर को इनहेरिट कर सके। गोल्डन क्रो गार्डिस वहाँ से उड़ती हुई अपने टापू की तरफ चली जाती है। इसी दुनिया के अंदर उसका अपना अलग से टापू है। जाने के बाद डीमन क्वीन सोच रही होती है अब मैं एक ऐसे इंसान को कहाँ से ढूंढूं जिसके पास डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर हो या फिर वर्मिलियन बर्ड की पावर हो। कि मेरे डीमन एम्परर फैमिली की डेस्टिनी में यही लिखा हुआ था, हमारी किस्मत में यही लिखा था कि यहाँ से आकर हमारी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी, मैं आज के बाद गोल्डन क्रो की पावर्स नहीं मिलेंगी। इसी हमारा नेक्स्ट सीन जाउची की फैमिली का दिखाया जाता है। जाउची के ग्रैंडपा बाकी के मेंबर्स के साथ बैठे होते हैं। वो कहते हैं हमें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि ड्यूक हुआ को इस बार बहुत बड़ा झटका लगा है और वो यहाँ से हमसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ जरूर प्लान करेगा। तो वजह से हमारे जाउची को इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। वो अपने पास एक स्पेशल प्रोटेक्टिव चार्म निकालते हैं और जाउची से कहते हैं ये मेरी फैमिली का सबसे स्पेशल प्रोटेक्टिव ट्रेजर है, ग्रैंडफादर ये वाली स्पेशल चीज तुम्हें देना चाहते हैं। जाउची के मामा जी और जाउची के डैड जैसे वो स्पेशल क्रिस्टल को देखते हैं वो बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एब्सोल्यूट ह्यूमनली फ्रोजन क्रिस्टल है। जाउची के मामा जी अपने डैड से कहते हैं डैड जी क्या आपका बेटा हूँ, जब कभी आप मुझे किसी मुश्किल मिशन पर भेजते हैं आप मुझे तो ये वाला प्रोटेक्टिव क्रिस्टल देकर नहीं भेजते, आप मुझे ऐसे ही भेज देते हैं। लगता है कि आप अपने बेटे से प्यार नहीं करते, इसी वजह से आप मुझे नहीं देते बल्कि आप मेरे भांजे को ये वाला क्रिस्टल दे रहे हैं जो कि बहुत सा स्पेशल है। डैड उठकर उसकी तशरीफ में एक जबरदस्त किक मारते हैं और कहते हैं बकवास बंद करो, तुमसे अभी तक मुझे एक पोता तो दिया नहीं गया और ऊपर से तुम्हें ये क्रिस्टल चाहिए, जाओ जाकर पहले मेरे लिए एक पोते का बंदोबस्त करो, उसके बाद आकर ये क्रिस्टल मुझसे ले लेना। मामा जी भी आगे से रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है आप ये वाला क्रिस्टल हमारे जाउची को ही दे दीजिए, उसके लिए ठीक रहेगा। तब ये मदर भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और अपने डैड से कहती है डैड आप लोग इनको बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हैं, अपने पोतों को इतना ज्यादा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा अपनी बेटी से कहते हैं ये मेरा ग्रैंडसन है जो कि 20 साल के बाद यहाँ पर वापस लौटा है, तो क्या मैं इसके लिए इतना भी नहीं कर सकता, क्या तुम लोगों को इस बात से कोई मसला है? लोग कहते हैं नहीं डैड हमें इस बात से कोई भी मसला नहीं है, आपका पोता है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ग्रैंडपा जाउची के पास जाते हैं और उसे क्रिस्टल देते हुए कहते हैं जब भी कभी तुम बहुत ज्यादा इमरजेंसी में हो तो इसको एक्टिवेट कर देना, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर है। इस स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर के एक्टिवेट होने के बाद ये तुम्हें 3 घंटे तक बचा कर रखेगा। अगर एक हाई लेवल का एम्परर परफॉर्म राम का एक्सपर्ट भी तुम्हारे पर अटैक करेगा तभी वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, तुम्हें पूरे 3 घंटे मिल जाएंगे। अब जी ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये क्रिस्टल वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे बार बार थैंक यू बोलने की जरूरत है। 20 साल से तुम हमारे से बहुत ज्यादा दूर थे, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अकेले और बहुत ज्यादा उदास हो गए। क्रिस्टल मैंने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम्हें याद हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा भी हैं और तुम मेरे ग्रैंडसन हो। इसी वक्त जाउची के माथे के ऊपर जो फीनिक्स का मार्क होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। जाउची कहता है ये क्या, ये मेरे माथे के ऊपर जो फीनिक्स का मार्क है चमक क्यों रहा है? जाउची कहता है मुझे ये फीलिंग्स नॉर्थ की तरफ से आ रही है जिस तरफ डीमन एम्परर क्वीन गई है कि डीमन क्वीन बहुत
बहुत ज्यादा खतरे में है। जाओची कहता है मेरे माथे के ऊपर जो डिवाइन फीनिक्स गार्ड का जो निशान है ये तभी चमकता है जब प्रिंसेस ज़ुए यहाँ पर हो। उसके पास डिवाइन फीनिक्स की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है और बहुत ही जल्दी वो खुद एक डिवाइन फीनिक्स गॉडेस बनने वाली है। इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि गोल्डन क्रो की पावर्स एक्टिवेट हुई है जिसकी वजह से ये मार्क चमक रहा है। जाओची सभी लोगों से कहता है मुझे जाना होगा, मुझे गोल्डन क्रो वैली में जाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि प्रिंसेस खतरे में है। एंड से कहते हैं लेकिन तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमन एम्परर क्लैन के लोग ही जा सकते हैं, उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, तुम तो वहाँ पर एंटर भी नहीं हो पाओगे। क्योंकि मदर उसे कहती है इस वक्त तुम्हारी करंट सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, ड्यूक हुआ तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, वो तुम्हारे पर किसी वक्त भी अटैक कर सकता है, हो सकता है कि वो तुम्हारे पर नजर रखे हो, अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हारे पर अटैक करेगा। जाओची उनसे कहता है मुझे अपनी फिक्र नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि ड्यूक हुआ इस वक्त क्वीन के पीछे होगा, वो क्वीन के ऊपर अटैक कर सकता है क्योंकि उसका प्लान क्वीन को रास्ते से हटाने का है। ग्रैंडपा जाओची की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चियर तुम तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तुम्हें यहाँ पर लिटिल डीमन क्वीन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिटिल डीमन क्वीन दिखने में बहुत ज्यादा छोटी है लेकिन वो इतनी भी छोटी नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ ड्यूक हुआ से बहुत ज्यादा है। एक ऑर्डिनरी सा ड्यूक हुआ जो कि मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर है वो उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वैसे भी लिटिल डीमन क्वीन तो हमेशा ही आंख काट रहती है, वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती, तो इसके ऊपर स्नीक अटैक कैसे करेगा। उनसे कहता है ग्रैंडपा आपको मेरे इंस्टिंक्ट्स के ऊपर भरोसा करना होगा, मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ खतरा है, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो फादर जाओची से कहती है लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम वहाँ पर जाकर रहोगे, तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, दोनों मिलकर जाकर लिटिल डीमन क्वीन को बचाएंगे। जाओची से कहता है नहीं डैड आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मुझे वहाँ पर अकेले ही जाना होगा। डैड से कहते हैं लेकिन तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते, जो अपने पास एक ट्रांसमिशन जेट निकालता और डैड को देते हुए कहता है आप इस ट्रांसपोर्टर को अपने पास रखें, हर 30 मिनट के बाद आपको एक वॉइस मैसेज भेजूंगा, अगर 30 मिनट के बाद मेरा वॉइस मैसेज आप तक नहीं पहुंचता तो आप अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर आ जाना मुझे बचाने के लिए। डैड उसे कहते हैं ये तरीका भी ठीक है, अब वॉइस मैसेज भेजना भूलना मत। जो सभी लोगों से कहता है ठीक है तुम सभी लोगों को बाय बोलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा। जाओची बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाता है। जाओची की मदर कहती है मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। उसके डैड उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा बहुत ज्यादा लकी है, वो जरूर वापस आएगा। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 170 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 171 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओची डीमन क्वीन को बचाने के लिए गोल्डन क्रो वैली की तरफ निकल पड़ता है कि उसकी मदर और उसके फादर उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। ग्रैंडपा अपने बेटे से कहते हैं यू भाई मैं चाहता हूं कि हमारी फैमिली में जितने भी एम्परर परफॉर्म ग्राउंड के एक्सपर्ट्स हैं उन सभी को रेडी कर दो, चाहे हमारे बेटे के ऊपर अटैक होता है या नहीं होता, फिर भी उन सभी को रेडी रखना, किसी वक्त भी हमें जाओची की मदद करने के लिए जाना पड़ सकता है। यू भाई अपने डैड से कहता है ठीक है डैड मैं सारी तैयारी मुकम्मल कर लेता हूँ, अगर ड्यूक हुआ हमारे पर अटैक करेगा तब हम लोग उसको संभाल सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं ड्यूक हुआ अगर तुमने मेरे पोते के साथ कुछ भी बुरा किया तो फिर मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मिटा दूंगा। जाओची अपनी लाइटनिंग मिराज टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ पहले से बाहर निकल जाता है, वो सिटी गेट के ऊपर से जाता है जबकि वो गार्ड्स अभी भी वहीं पर सो रहे होते हैं जिन्हें पिछली बार भी हमने देखा था। जाओची बड़ी स्पीड के साथ गोल्डन क्रो वैली की तरफ जा रहा होता है। जाओची कहता है मेरा गैस गलत हो, काश हमारी डीमन क्वीन के साथ कुछ भी बुरा ना हुआ हो, अगर डीमन क्वीन मर जाती है तो फिर डीमन क्वीन की फैमिली खत्म हो जाएगी और उसके बाद मेरी यून फैमिली की बारी आएगी और हमारी फैमिली में से कोई एक भी जिंदा नहीं बच पाएगा। हमारा जाओची गोल्डन क्रो लाइटनिंग वैली में पहुंच जाता है। जैसे वो गोल्डन क्रो लाइटनिंग वैली के बाहर पहुंचता है तो वहाँ पर एक पत्थर के पीछे छुपकर देखता है। जाओची कहता है मुझे यहीं पर पहले छुपकर देखना होगा कि इस जगह के साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। तो सुना था गोल्डन क्रो वैली में एंटर होने से पहले दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन सील लगी हुई है, लेकिन अब तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन सील नहीं है। इस फॉर्मेशन सील को क्या हो गया, किसने सील को तोड़ा होगा, यहाँ पर रुका नहीं रह सकता, डीमन क्वीन अंदर हो सकती है, मुझे अंदर जाकर इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। मोली जाओची से कहती है जरा होशियार रहना, दरवाजे के ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहाँ पे कोई गार्ड कर रहा है। जिसे कहता है चलो देखते हैं कि दरवाजे के ऊपर कौन बैठा हुआ है। मुझे सामने की तरफ देखकर कहता है ये तो बात वाकई में सच निकली, जहाँ पर कोई बैठा हुआ है इसका मतलब अंदर भी कोई ना कोई जरूर होगा, ये तो यहाँ पर बैठकर इस एरिया को गार्ड कर रहा है। जाओची जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो हुई रैन होता है। हुई रैन दरवाजे के बाहर बैठा गार्ड कर रहा होता है। हुई रैन सामने की तरफ देखकर कहता है कौन है यहाँ पर, और जल्दी से वो अपना वेपन उठाता है और वेपन को उठाकर जाओची की तरफ फेंक देता है। जी कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इसने तो मुझे देख लिया, तो वो वेपन सामने जाकर टकराता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है। हुई रैन कहता है कौन है, जल्दी से सामने आओ, साथ ही वो अपने परफॉर्म वेपन को अपने पास वापस बुला लेता है। जाओची उसके सामने आता है। हुई रैन से कहता है ये तो तुम हो, लगता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने के लिए आए हो। जाओची भी जल्दी से जल्दी अपनी लिटिल हॉन्ग को बुला लेता है। लिटिल हॉन्ग को बुलाने के बाद जाओची कहता है चलो देखते हैं कि कौन यहाँ पर मरने के लिए आया है। इन दोनों में यहाँ पर फिर से फाइट स्टार्ट होती है। जाओची बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम मुझसे पहले भी हार चुके हो और तुम दोबारा भी हारने वाले हो, क्योंकि लूजर्स को यहाँ पर बात करने का कोई भी हक नहीं है, इसलिए तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ। साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्ती स्ट्राइक लगाता है। उसकी स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि हुई रैन को अपने वेपन को सामने की तरफ करते हुए उसकी स्ट्राइक को ब्लॉक करना पड़ता है। उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा होता है, उसके पांव भी ग्राउंड के अंदर धंस जाते हैं, लेकिन वो उसकी स्ट्राइक को वहाँ पर ब्लॉक कर रहा होता है। जाओची थोड़ी सी और पावर को एक्टिवेट करता है। हुई रैन का जो बड़ा सा वेपन होता है उसका डंडा टूटना शुरू हो जाता है। हुई रैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा हीमियोराइट हैमर कैसे टूट सकता है, तुम इसको कैसे तोड़ सकते हो, क्योंकि मेरे हाथ में जो स्पेशल वेपन है ये एम्परर लेवल का वेपन है, जितनी आसानी से तो नहीं टूट सकता। जाओची उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है, जंप करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें पहले भी हरा चुका हूँ और आज मैंने तुम्हें यहाँ पर दोबारा हरा दिया, मेरे पास तुम्हारे साथ इस तरह की गेम्स खेलने का जरा भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं पहले यहाँ से जा रहा हूँ। और हमारा जाओची लाइटनिंग फॉल वैली के अंदर चला जाता है, जबकि हुई रैन वहीं पर होता है। वो बहुत गुस्से में होता है, अपने वेपन को ग्राउंड के ऊपर मारता और कहता है फिलहाल तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे डैड ने मुझे इस जगह को छोड़कर जाने से मना किया है, इसी वजह से मैं यहीं पर रुकूंगा, वैसे भी तुम अंदर जाकर मेरे डैड के हाथों से मरने वाले हो। जाओची लाइटनिंग फ्लेम वैली के अंदर जाता है तो वो कहता है ये तो बाहर से काफी ज्यादा अलग है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा फायर है और बहुत ही प्योर फायर है। जाओची कहता है यहाँ पर ना सिर्फ फायर स्पिरिट है बल्कि यहाँ पर लाइटनिंग स्पिरिट भी है, ये दोनों स्पिरिट्स आपस में मिक्स होकर यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फायर क्रिएट कर रही है। जाओची कहता है ये जगह तो
वाकई में गोल्डन ग्रो गार्ड के रहने लायक है और कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर मैंने जहाँ पर रहते हुए सारी की सारी फायर को बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया और इसको अपने लिए रिफाइन कर लिया, मतलब ये होगा कि महीनों की कल्टीवेशन के बराबर एक दिन में कल्टीवेशन पूरी हो जाएगी। साउची जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसके पीछे जो फॉर्मेशन होती है वो गायब हो जाती है। साउची कहता है ये क्या हुआ, मेरे पीछे वाली फॉर्मेशन गायब कैसे हो गई? ऐसा तो नहीं है कि इस फॉर्मेशन से सिर्फ एंटर हुआ जा सकता है और बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। साउची से कहती है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये जगह तुम्हारी प्री मोरिडियल प्रोफाउंड आर्क के बिल्कुल एक जैसी है। वहाँ पर भी जब तुम अंदर एंटर हो गए थे तो उससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था, अब इसमें से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। ये भी बिल्कुल उसी की तरह एक छोटी दुनिया है, तो तुम यहाँ से सिर्फ एक ही तरीके से बाहर निकल सकते हो। तुम्हारे पास कोई स्पेशल मेथड नहीं है इस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकलने का, तो फिर तुम्हें इंतजार करना होगा जब यहाँ पर जो गोल्डन क्रो गॉडेस है तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दे। और उसे कहता है तो फिर लगता है कि मैं लिटिल डीमन क्वीन को जाकर पहले ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आई है तो उसे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ सामने की तरफ चला जाता है। तो यहीं पर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाते हैं सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। साउची सामने की तरफ देखकर कहता है वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, लगता है कोई वहाँ पर फाइट कर रहा है और उसके माथे के ऊपर जो फिनिक्स का निशान होता है और भी ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है। कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिनिक्स का मार्क फिर से चमक रहा है, लगता है कि लिटिल डीमन क्वीन वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरे में है, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा। हमारा साउची बड़ी स्पीड से उस तरफ उड़ना स्टार्ट करता है। एक सीन उस धमाके वाली जगह का दिखाया जाता है। ड्यूक हुआ वाकई में वहाँ पर होते हैं। ड्यूक हुआ लिटिल डीमन क्वीन के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली सोचा नहीं था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इस लेवल तक पहुंच जाएगी, तो एम्परर प्रोफाउंड राम के 5th लेवल तक पहुंच चुकी हो। कि हम लोग कुछ ज्यादा ही केयरलेस थे जो तुम्हारी कल्टीवेशन को इतना बढ़ा दिया गया। लिटिल डीमन क्वीन उसे कहती है तुमने यहाँ पर मेरे पर सरप्राइज अटैक करके मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया है, लेकिन तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? ड्यूक हुआ भी एक ठरकी इंसान है, वो उसकी तरफ देखता और कहता है तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हें देखकर मैं नर्वस नहीं होगा तो फिर और क्या करूंगा। बुढ़ा खूसट भी यहाँ पर डीमन क्वीन पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। वो उसे कहता है मुझे पता है कि पिछले 100 साल से तुम एक वर्जिन हो, मुझे सब कुछ सोचकर तो मेरे पूरे बदन में बिजली दौड़ जाती है। और साथ ही वो जुबान फेरते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें हराऊंगा, उसके बाद मैं जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक मर्द और औरत के दरमियान में जब कुछ होता है तो वो कैसा महसूस होता है, क्योंकि तुमने तो पिछले 100 साल से ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया होगा। बुढ़ा खूसट कहीं का ये भी ठरकी निकला। ये पूरी की पूरी सीरीज ही ठरकियों से भरी हुई है। ड्यूक हुआ बड़ी स्पीड के साथ उड़ता हुआ लिटिल डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिटिल डीमन क्वीन कहती है लगता है कि तुम्हें दिन पूरे हो चुके हैं और तुम मरना चाहते हो। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी तलवार निकालती है। कहती है आज मैं अपनी इस तलवार के साथ तुम्हारा सर काटूंगी। मेरे डैड की तलवार थी, डीमन एम्परर की तलवार को मैं यूज करूंगी तुम्हारे जैसे गद्दारों का सर काटने के लिए। मास्टर ड्यूक हुआ बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़े होते हैं और हंसते हुए उससे कहते हैं तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही हो। हालांकि ये बात ठीक है कि डीमन एम्परर की तलवार काफी ज्यादा पावरफुल है, मेरे पास जो डीमन ब्लड स्वर्ड है वो भी इससे कमजोर नहीं है, ये हमारी स्पेशल आर्ट है। साथ ही अपनी डीमन ब्लड स्वर्ड को भी निकाल लेता है। उसकी डीमन ब्लड स्वर्ड बिल्कुल ब्लड की तरह रेड होती है। ये दोनों ही अपनी अपनी तलवार लेकर एक दूसरे के साथ तलवारों को टकराती हैं। जैसे वो वहाँ पर अपनी तलवारें टकराती हैं तो बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है। एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्वीन उसे कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो ड्यूक हुआ से कहती है चलो ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितनी एबिलिटीज है, क्या तुम मुझे मार सकती हो या नहीं। क्वीन स्लैश लगाते हुए उसे पीछे की तरफ हटा देती है। ड्यूक हुआ जल्दी से पीछे की तरफ हटता है और फिर से बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ड्यूक हुआ उसके ऊपर अटैक करके पीछे हटते हैं तो उसे कहते हैं चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डिस्पेयर क्या होता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली डीमन की पावर क्या होती है। वो अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसा देते हैं। इनके दौरान उनके बेटे ने जो पावर को यूज किया था डेविल आर्ट को, जिससे उन्होंने ग्राउंड के नीचे से एक बड़े से डीमन को निकाला था। ड्यूक हुआ भी अपने बेटे की तरह यहाँ पर ग्राउंड के नीचे से एक बड़े से डीमन को बाहर निकालने वाले हैं। वो ग्राउंड में तलवार को दंसाते हैं तो पूरा ग्राउंड टूट जाता है। डीमन क्वीन भी देखकर बहुत हैरान होती है। ग्राउंड के नीचे से एक बड़े से डीमन का हाथ बाहर निकलता है। इसी के साथ ही ग्राउंड के नीचे से एक बड़ा सा डीमन बड़ी स्पीड से जंप करते हुए बाहर निकलता है और वहाँ पर लैंडिंग करता है। हुआ क्योंकि अपने बेटे से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से इसके डीमन का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। डीमन बाहर निकलने के बाद लिटिल डीमन क्वीन की तरफ देखता है। ड्यूक हुआ से कहते हैं जाओ जाकर लड़की को मार डालो और वो गुस्से के साथ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। वो डीमन क्वीन को मारने के लिए जब आगे बढ़ रहा होता है डीमन क्वीन कहती है इवल क्रीचर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस डीमन क्वीन को मार सकते हो। वो अपनी तलवार को अपने सामने की तरफ करती है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगी है। उसके साथ ही वो अपनी डीमन क्रो की पावर को भी यूज करती है, सॉरी गोल्डन क्रो की पावर को भी यूज करती है। यहाँ पर अपनी गोल्डन क्रो की फायर को एक्टिवेट किया है और गोल्डन क्रो की फायर के साथ ही उस बड़े से डीमन के ऊपर अटैक करती है। नीचे से डीमन ऊपर की तरफ आता है जबकि ऊपर से गोल्डन क्रो की फायर नीचे की तरफ आ रही है। गोल्डन क्रो की फायर बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उस डीमन की बॉडी के आर पार हो जाती है और उस डीमन की बॉडी को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। डीमन भी डिस्ट्रॉय होने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है। वो भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ये डीमंस के यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने के बाद इनकी अपनी बॉडी को भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ड्यूक हुआ खुद भी जख्मी हो जाते हैं। तुम्हारी डीमन क्वीन फिर से अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है तुम्हारे डीमन को तो मैंने मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। वो अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उसके करीब पहुंचते ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाती है। ड्यूक हुआ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। अब लिटिल डीमन क्वीन की स्लैश ड्यूक हुआ के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है और उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। उसी वक्त ऊपर से कोई अटैक करता है और उस स्लैश को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ड्यूक हुआ के फादर यहाँ पर आ चुके हैं। क्वीन ऊपर की तरफ देखती है और कहती है कौन है जहाँ पर, किसने मेरे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक किया है। तो ड्यूक हुआ वहाँ पर हंसना शुरू करते हैं और एक पोर्टल के अंदर से बाहर की तरफ निकलते हैं। डीमन क्वीन कहती है लेकिन इस जगह के ऊपर ऐसे आ पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये डायरेक्टली इस जगह पर ऐसे कैसे अपीयर हो रहा है। ये बंदा कौन है, लगता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करती है और कहती है कौन है जो वहाँ पर छुपा हुआ है, चलो जल्दी से वहाँ से बाहर निकलो। ड्यूक हुआ के फादर वो भी जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बस सब्र करो, मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ। और वो पोर्टल के अंदर से बाहर निकलते हैं। ड्यूक हुआ के फादर का नाम ड्यूक मिंग होता है। ड्यूक मिंग वहाँ पर निकलते हैं और उसे कहते हैं लड़की लास्ट टाइम तुम्हें देखा था तब तुम सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, एक बहुत ही मासूम सी बच्ची, लेकिन अब देखो जरा तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्रूल हो चुकी हो। लिटिल डीमन क्वीन उसे देखती कहती है ड्यूक मिंग ये तो तुम हो, तुम अभी तक जिंदा हो। ड्यूक मिंग उसे कहते हैं क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हें याद हूँ या नहीं, क्योंकि तुम तो आज मेरे हाथ से मरने वाली हो। मरने के बाद जब तुम हेल में जाओगी तो वहाँ पर जाने के बाद अपने डैड को मेरा हेलो जरूर बोलना। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 171 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 172 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हुआ के फादर ड्यूक मिंग वहां पर आते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है। वो वहां पर आने के बाद डीमन क्वीन की पावर्स को डिप्लॉय कर देते हैं और उसे अपने बेटे को बचा लेते हैं। लिटिल डीमन क्वीन से कहते हैं जब आखिरी बार तुम्हें देखा था तब तुम एक छोटी सी मासूम सी बच्ची थी, अब देखो जरा तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो। तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। मरने के बाद हेल में जाकर अपने डैड को मेरा हेलो जरूर बोलना। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए डीमन क्वीन के ऊपर अटैक कर देते हैं। डीमन क्वीन कहती है इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा है, लगता है कि ये एम्पर स्टेज की लेटर स्टेजेस पर पहुंच चुका है। डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करता है। डीमन क्वीन अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करती है और कहती है मिंग तो एम्पर परफॉर्म राउंड के 10th लेवल पर पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्दी टायरेंट लेवल के मास्टर बनने वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। तो मिंग उसे कहती है लगता है कि तुम्हें अपने पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तो देखते हैं कि अब तुम इससे कैसे बचती हो। और साथ ही वो अपनी उंगली को घुमाते हुए वहां पर अपनी पावर्स को और ज्यादा एनहांस करते हैं। इसने अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए एक शील्ड बनाई होती है। उस शील्ड के साथ उसकी एनर्जी को वहां पर ब्लॉक आ रही होती है। लेकिन ड्यूक मिंग जब अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं तो हमारी प्रिंसेस की शील्ड टूट जाती है। उसकी एनर्जी सीधी उसके कंधे के साथ जाकर टकराती है जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। तो जख्मी करके गिराने के बाद फादर अपने बेटे से कहते हैं ड्यूक हुआ चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़की को मार डालो। वो अपने फादर से कहता है ठीक है डैड मैं अभी जाता हूँ। और वो अपनी तलवार लेकर लिटिल डीमन क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे वो डीमन क्वीन के करीब पहुंचता है अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वक्त नीचे से एक जबरदस्त एनर्जी सर्च निकलती है। ड्यूक हुआ भी देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है अब ये क्या है, ये तो मेरे पर दोबारा से अटैक कर रही है। लिटिल डीमन क्वीन वहीं पर गिरे गिरे अपनी तलवार को कंट्रोल कर रही होती है। वो अपनी परफॉर्म एनर्जी का यूज करते हुए अपनी तलवार को घुमाते हुए ड्यूक हुआ के ऊपर अटैक करती है। ड्यूक हुआ पहले तो उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही दूसरी बार भी उसके अटैक को वहां पर डॉज करता है और उसको ब्लॉक करते हुए कहता है मुझसे दूर हो, मेरे करीब मत आना। डीमन क्वीन फिर से उठकर खड़ी हो जाती है। हालांकि वो जख्मी है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर फायर पावर को रिलीज कर रही होती है जो कि गोल्डन क्रो की फायर है। इसके साथ ही वो अपनी तलवार को भी कंट्रोल कर रही होती है। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी तलवार को वापस अपने हाथ में बुलाती है और फिर साथ ही अपनी तलवार के ऊपर अपने हाथ को रगड़ते हुए अपना ब्लड उसके ऊपर लगाती है, यानी वो ब्लड एसेंस की पावर को यूज करने वाली है। साथ ही वो अपनी तलवार को जबरदस्त तरीके से सामने की तरफ घुमाकर एक स्ट्राइक लगाती है और उसकी स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इस स्ट्राइक के अंदर से फायर का बना हुआ एक बड़ा सा गोल्डन क्रो निकलता है जो कि सामने की तरफ जाता है ड्यूक हुआ के ऊपर अटैक करने के लिए। ड्यूक हुआ बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हुआ कहता है ये लड़की तो पागल हो गई है, इसने यहाँ पर अपनी ब्लड एसेंस की पावर को यूज कर दिया है, ये मूव तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो अपने डैड से कहता है डैड प्लीज मुझे बचाओ। ड्यूक मिंग अपने बेटे की तरफ देखते हैं और कहते हैं इस जनरेशन के सभी बच्चे बहुत ज्यादा बेकार हैं। डीमन लॉर्ड और डीमन एम्परर से ये बहुत ज्यादा कमजोर है, हमारा पुराना डीमन किंग भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो वहीं पर फिर से अपनी पावर्स को यूज करते हुए डीमन क्रो के ऊपर अटैक करते हैं और सामने वाली स्लैश को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने बेटे के पास पहुंचने से पहले ही। डीमन क्वीन उसे कहती है तो एम्परर परफॉर्म राउंड का 10th लेवल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने आज तुम्हारी पावर देख ली, तुमने मेरे बहुत ही पावरफुल ब्लड एसेंस वाले मूव को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये काफी नहीं है। हमारी डीमन क्वीन बड़ी स्पीड के साथ वहां से गायब होकर मिंग के पीछे वाली साइड पर चली जाती है। वो ड्यूक मिंग के पीछे वाली साइड पर जाने के बाद अपनी तलवार को घुमाती है और कहती है अब तुम्हारी बात हो गई, अब तुम मरने वाले हो। जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगती है उसी वक्त लॉर्ड मिंग के पास एनर्जी से बनी हुई एक बड़ी सी खोपड़ी निकलती है और वो खोपड़ी उसके ऊपर अटैक कर देती है। डीमन क्वीन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उस खोपड़ी के मुंह को वहां पर ब्लॉक कर रही होती है ताकि वो उसे ना बाइट कर सके। वो काफी जख्मी हो जाती है और पीछे की तरफ गिर जाती है। मिंग कहते हैं बस बहुत हो गया, ये गेम बहुत ज्यादा बोरिंग होती जा रही है, अब मैं इस गेम को खत्म करने वाला हूँ। वहीं पर ऊपर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए डीमन क्वीन के ऊपर अटैक कर देते हैं। डीमन क्वीन कहती है साथ कुछ गलत है, लगता है कि उस कल ने मेरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है जिसकी वजह से अब मैं मूव नहीं कर पा रही, ये मेरे पर अटैक करके मुझे मार डालेगा। डीमन क्वीन कहती है लगता है कि अब मैं यहाँ पर बस इसी तरह मरने वाली हूँ, डीमन क्लैन की ब्लड लाइन यहीं पर खत्म हो जाएगी। पर अपनी आंखें बंद कर देती है और कहती है फादर आपकी बेटी वाकई में बहुत ज्यादा डिसोबीडिएंट निकली और इसने अपने मिशन को फेल कर दिया, ये आपकी लीनिएज को आगे नहीं बढ़ा सकी। ऐसे डीमन क्वीन वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके हार मान लेती है। उसी वक्त हमारा हीरो वहाँ पर अपीयर होता है जो कि उम्मीद की किरण है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए साइड पर कर लेता है। क्वीन उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो। जाओची से कहता है ये सब कुछ बाद में कहना, फिलहाल जहाँ से निकलो अगर जिंदा रहना चाहती हो तो। मिंग जब वहाँ पर महसूस करते हैं कि जहाँ पर कोई और भी है वो कहते हैं ये तो यून क्लैन की ब्लड लाइन की स्मेल है, लगता है कि यून क्लैन का कोई मेंबर यहाँ पर आया है, तो मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है, अब तो मैं इस यून क्लैन के लड़के का भी शिकार करूंगा। वो बड़ी स्पीड से उनका पीछा करता है और कहता है ये दोनों मेरे हाथों से मरेंगे। जाओची कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, वो बंदा तुम्हारा पीछा कर रहा है, मैं यहाँ पर अपनी एक्सट्रीम लाइटनिंग मिराज टेक्निक को यूज कर रहा हूँ लेकिन ये भी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है क्योंकि उस बंदे की कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है, इसी वजह से उसकी स्पीड भी ज्यादा है। हमारा साउथी यहाँ पर अपनी स्टार गार्ड ब्रोकन शैडो टेक्निक को अपनी लाइटनिंग मिराज टेक्निक के साथ मिक्स करता है और अपनी स्पीड को एनहांस करता है। साउथी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। मिंग कहते हैं ये लड़का तो स्काई परफॉर्म राउंड के 9th लेवल पर है, लेकिन जरा देखो तो सही इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। यून फैमिली वाले वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है, इनकी पावर्स बहुत ज्यादा अजीब और गरीब है। चाहे कुछ भी हो जाए स्काई परफॉर्म राउंड का कल्टीवेटर तो स्काई परफॉर्म राउंड का कल्टीवेटर ही रहेगा, मुझसे आगे तो नहीं निकल सकता। तो मिंग बड़ी स्पीड से उसका पीछा करते हैं और कहते हैं मुझे अब मजा आ रहा है, मजे के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। जाओची को उस मास्टर ड्यूक मिंग से भागते हुए तकरीबन आधा घंटा हो जाता है। तो जाओची भागता हुआ काफी दूर तक निकल आता है। तो वो लोग एक बड़े से लावा के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर नीचे बहुत सारी फायर का लावा होता है, ग्राउंड के ऊपर बहुत सारा लावा होता है, वो लोग उसके ऊपर उड़े होते हैं। अब लिटिल डीमन क्वीन से कहता है हम लोग कौन सी जगह पर आ गए और यहाँ पर नीचे क्या है, जहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल और स्केरी एनर्जी क्यों निकल रही है। क्वीन से कहती है इसको सी ऑफ डेथ कहा जाता है, इसके आगे गोल्डन क्रो की एंसेस्ट्रल लैंड है जहाँ पर हमारी गार्ड गोल्डन क्रो रहती है। ये वाली जगह उसके तक पहुंचने के दरमियान में बहुत बड़ी बाधा है, इसको पार करके वहाँ पर जाना पड़ता है लेकिन इसको पार कर पाना पॉसिबल नहीं है। गार्डेस की जो एंसेस्ट्रल लैंड है वो यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है। ड्यूक मिंग भी इस वैली ऑफ डेथ में गिर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो भी यहाँ पर ज्यादा देर तक बच पाएगा, सिर्फ 10 सेकंड में उसका भी काम तमाम हो जाएगा। ताऊची उसे कहता है तो ठीक है फिर हमें भी उसके करीब नहीं जाना चाहिए, चलो यहीं पर नीचे लैंडिंग करते हैं। और वो दोनों वहीं पर एक ग्राउंड के ऊपर लैंडिंग करते हैं। ताऊची पीछे की तरफ देखकर कहता है लगता है कि वो बूढ़ा मास्टर अभी हमारा पीछा नहीं कर रहा, हमने रास्ते में उसे कहीं पर खो दिया है। डीमन क्वीन से कहती है तुम उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वो एक लेवल 10 का एम्परर परफॉर्म राउंड का मास्टर है, अगर तुम्हारे फादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला करें तभी वो इसको नहीं हरा सकते। जाओची कहता है तो इस बात में इतनी बड़ी बात कौन सी है कि वो एम्परर परफॉर्म राउंड के
10th लेवल पर है, इसको यहाँ पर चकमा दे सकता हूँ। अपने परफॉर्म हैंडल को एक्टिवेट करता है और अपने डुप्लीकेट को उसके आगे भेज देता है और कहता है वो उस मेरे डुप्लीकेट का पीछा करता रहेगा। मन क्वीन उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पास एक प्लान है, तुमने अपने डुप्लीकेट को वहाँ पर भेज दिया, मुझे बताओ कि आगे क्या करने वाले हो। जाओची उसे कहता है तुम तो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही, तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो। मैं जिस डीमन क्वीन को जानता हूँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो बात करने से पहले अटैक करती है, अब तुम्हें क्या हो गया है। क्वीन आगे से रोना शुरू कर देती है और कहती है इसको डिस्पेयर कहते हैं, इसको नाउमीदी कहते हैं, मेरा क्लैन खत्म हो रहा है, मेरी ब्लड लाइन खत्म हो रही है, इसी वजह से अब मेरे अंदर वो जोश जज्बा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जाओची उसे उठाता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम उठ क्यों नहीं रही। मोली उसे कहती है इसकी अभी अभी लाइफ लाइन सेवर्ड हो चुकी है, क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत ही पावर को यूज किया और पहले से इसका लाइफ स्पैन बहुत कम रह चुका है, क्योंकि ये गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन की पावर को यहाँ से मास्टर करने की कोशिश करती रही। जाओची कहता है कि ये क्या बात हुई, तो क्या ये गोल्डन क्रो की पावर्स को नहीं ले सकती। और जिन्हें लिटिल डीमन एम्प्रेस को अपनी बाहों में पकड़ा होता है वो उसे कहती है ये क्या तुम मुझे टच क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी से दूर हटो। और वो उसकी बाहों से निकलकर वहीं पर रेंगना शुरू कर देती है। जाओची का मजाक उड़ाते हुए कहती है हमारे पास तो पहले से लड़कियों के साथ डील करने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन लगता है कि एंशिएंट वुमेन के साथ डील करना तुम्हारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, जो तुम्हें हाथ लगाने नहीं देगी। तो मोली को महसूस होता है। मोली जाओची से कहती है बूढ़ा मास्टर तो यहाँ पर पहुंच आया है, इस लड़की को हील करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम यहाँ पर अपने हिमालय पॉइजन स्पीड को यूज नहीं कर पाओगे। मोली भी वापस से अपने हिमालय पॉइजन स्पीड के अंदर चली जाती है और उसे कहती है अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जब मैं दोबारा नींद से जागू तब तक तुम जिंदा हो, तो ठीक है तुमसे बाद में मिलती हूँ। और वो हिमालय पॉइजन स्पीड के अंदर चली जाती है। जाओची लिटिल डीमन क्वीन से कहता है वो बंदा बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाला है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वक्त वो मास्टर मिंग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और हंसते हुए उसे कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा होशियार हो। लेकिन उसी वक्त तुम्हारा जाओची लिटिल डीमन क्वीन के सामने खड़ा हो जाता है अपनी तलवार लेकर, उसे कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। लिटिल डीमन क्वीन और भी ज्यादा हैरान होती है कि ये इंसान मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, ये अपना सैक्रिफाइस देने को तैयार है। मास्टर मिंग वहाँ पर आते हैं युनची से कहते हैं तुम तो वाकई में युन फैमिली के मेंबर होने के लायक हो, तुमने अपने प्रोफाउंड हैंडल को यूज करते हुए थोड़ा सा टाइम तो ले लिया, लेकिन कितनी दूर तक भाग पाओगे। ड्यूक मिंग हमारे जाओची से कहते हैं तुम अभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए कि मेरा मुकाबला कर सको, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर डीमन किंग जिंदा होते और उसके साथ बाकी के 12 गार्डियंस भी जिंदा होते, वो सभी लोग मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मैं इस बात को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक पाए और मुझसे फाइट कर रहे हो। पता है कि तुम 10 सेकंड और मेरे सामने टिक पाओगे, लेकिन साथ ही तुम्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए कि तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। हेल में जाकर अपनी अगली आने वाली 10 जनरेशन को इस स्टोरी के बारे में बताना, इस तरह मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा है। जाओची कहता है मुझे बस यहाँ पर यही कहना है कि मुझे पहले से पता था कि ड्यूक हुआ अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे पता चला कि उसके पीछे तुम्हारे जैसा एक बूढ़ा कमीना है कि उसे बैकअप सपोर्ट दे रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर जरूर मरना होगा। मास्टर मिंग भी आगे हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, मैंने ये वाले अल्फाज के लंबे अरसे से नहीं सुने, पिछले 100 साल से तो बिल्कुल भी नहीं सुने, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे मार सके। तुम्हें पता है कि जब मैं डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए गया था तो डीमन एम्परर ने भी मुझसे यही कहा था, उसने मुझे कहा था कि मुझे मार डालेगा, लेकिन हुआ क्या, वो भी मेरे हाथ से मारा गया। उसके बाद तुम्हारे ग्रैंडपा जुन कैंग आई ने मुझसे ये कहा और वो भी मारा गया। अब यहाँ पर तुमने मुझे ये कहा है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो फिर अब तुम भी मरोगे। जाओची उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जाओची अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम्हारे सिंस अनफॉरगिवेबल हैं, तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जाओची को पता चल गया है कि इसके ग्रैंडफादर को इसी बंदे ने मारा है और डीमन एम्परर को भी इसी ने मारा है। तुम्हारा जाओची अपनी फिनिक्स फायर को एक्टिवेट करते हुए अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 172 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 173 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग हमारे जाओची को इस बारे में बताते हैं कि कैसे उसने उसके ग्रैंडपा के और साथ ही डीमन एम्परर उन दोनों की जान ली है। तो जैसे हमारा जाओची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चलाकर उसे कहता है ड्यूक मिंग तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसी वक्त डीमन क्वीन उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसे रोक देती है। जाओची भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर एक इल्यूजन में फंसा हुआ था। जाओची क्वीन से कहता है मुझे यहाँ पर अचानक क्या हुआ, मुझे एक झटका सा लगा है। क्वीन उसे कहती है तुम यहाँ पर इसकी पावर से बहुत ज्यादा इंटीमेट हो रहे थे, इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, चाहे तुम यहाँ पर इसके साथ फाइट करना चाहो तब भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर इसे रोकने की कोशिश करती हूँ, तुम सी ऑफ डेथ में आगे की तरफ भाग जाओगे, हो सकता है कि शायद वहाँ पर तुम्हारे बचने के कोई चांसेस हो, लेकिन यहाँ पर रहोगे तो यहाँ पर नहीं बच पाओगे। हो सकता है कि वहाँ पर गोल्डन क्रो की गॉडेस जो है वो तुम्हारी जान बख्श दे। तो ये चांसेस 10,000 में से एक चांस है, लेकिन ये चांस भी तुम्हें ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रहोगे तो ड्यूक मिंग तुम्हें जरूर मार डालेगा। जाओची उसे कहता है लेकिन तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पर इसके हाथ से मारी जाओगी। डीमन क्वीन उसे कहती है मैं यहाँ से भागकर नहीं जा सकती, ना ही मैं यहाँ से भागकर जाऊंगी, मैं यहाँ से भागकर जाना भी चाहूँ तभी नहीं जा सकती। मुझे पता चल चुका है कि ये मेरे फादर का कातिल है, इसने मेरे फादर की जान लिया, तो फिर मैं इसको मार कर रहूंगी, मुझे अपने फादर की मौत का बदला लेना है। जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है, उसके कमर में हाथ डालता है और उसे उठाते हुए कहता है तुम्हें कैसे लगा कि मैं अकेला यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दूंगा। तो उसे कहती है जी तुम क्या कर रहे हो, मुझे टच मत करो प्लीज, मुझे छोड़ो। कि हमारा जाओची रोमांटिक मूड को चालू करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है फिर मैं यहाँ पर तुम्हें ये बात बताऊं कि तुम्हारे डीमन क्लैन की ब्लड लाइन में कुछ ऐसी सीक्रेट पावर्स हैं जिनकी मदद से तुम डेमिगॉड स्टेज तक पहुंच सकते हो, क्या तुम इस बात को मानोगी। वो भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है कि वाकई में ऐसा हो सकता है। जाओची डीमन क्वीन से कहता है तुम्हारे फादर यानी कि डीमन एम्परर यहाँ पर से अचानक से चले गए, उनके पास अपनी इनहेरिटेंस की बातें बाकी सभी को बताने का टाइम नहीं था, वो अपनी यंगर जनरेशन को इस बारे में बता नहीं पाए। और साथ ही उसके बाद डीमन
किंग जो कि मेरे ग्रैंडपा थे, जो कि उनके काफी अच्छे दोस्त भी थे, यहाँ से चले गए। लेकिन मुझे अपने ग्रैंडपा से काफी सारी बातें पता चली हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ काफी सारा वक्त बिताया है। उन्होंने मुझे एक तरीका भी बताया था डीमन एम्परर के ब्लड लाइन के पोजेसर को डेमिगॉड स्टेज तक पहुंचने के तरीके के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने उसकी बात सुनते ही बहुत हैरान हो जाती है। उसे कहता है तो अब मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी यहाँ पर मरना चाहती हो या फिर तुम डेमिगॉड स्टेज तक पहुंचना चाहती हो? तुम डेमिगॉड स्टेज पर पहुंच गई तो उसके बाद तुम अपने फादर की मर्डर का बदला ले सकोगी। क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी या फिर तुम अपने फादर की मौत का बदला लोगी? डेमन क्वीन कहती है मुझे अपने बाप की मौत का बदला लेना है, ठीक है मुझे करने को तैयार हूँ, तो मुझे यहाँ पर जिंदा रखो। मुझे बताओ कि कैसे मैं डेमिगॉड स्टेज तक पहुंच सकी हूँ। उसके बाद मैं अपनी पावर्स को इंक्रीज करके ड्यूक हुआ को अपने हाथों से मारूंगी और ड्यूक मिंग को भी मारूंगी। अब उसे कहता है फिर मुझे कस के पकड़ लो। लोग उड़ते हुए सी ऑफ डेथ को पार करेंगे। तो साउची सामने की तरफ बड़ी स्पीड से उड़ना स्टार्ट करता है। ड्यूक मिंग कहता है कि इन लोगों को क्या लगता है कि ये फिर से यहाँ से बचकर भाग सकते हैं? 100 साल से मैंने कभी भी किसी का पीछा नहीं किया, तो आज मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलो देखते हैं कि अब ये कितनी दूर तक भाग पाते हैं। तो मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है अपने शिकार को इस हालत में देखकर कि वो यहाँ पर किस तरह पल पर मर रहा है। साउची बड़ी स्पीड के साथ उड़ता हुआ सामने की तरफ जा रहा होता है। तो ये लोग सी ऑफ डेथ की तरफ आगे बढ़े होते हैं। तो वहीं पर वो लोग रास्ते में जाकर लैंडिंग करते हैं। डेथ के करीब जाने के बाद वो शोर के ऊपर लैंडिंग करते हैं। वहाँ पर लैंडिंग करने के बाद साउची डीमन क्वीन से कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि इसी डायरेक्शन में आगे जाकर सी ऑफ डेथ को पार करने के बाद गोल्डन क्रो की गॉडेस की एंसेस्ट्रल लैंड आएगी, जहाँ पर हमें गोल्डन क्रो मिलेगी? डीमन क्वीन से कहती है हाँ मैं पक्का श्योर हूँ, मुझे पता है कि इसको पार करने के बाद एंसेस्ट्रल ग्राउंड आएगा। तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हारा साउची कहता है सी ऑफ फायर की डोमिनेशन तो बहुत पावरफुल है और ये फायर भी बहुत हॉट है। पता नहीं मैं भी इसके अंदर जाने के बाद अपने आप को सर्वाइव रख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास तो फायर से इम्यूनिटी है। इसी वक्त वो बूढ़ा मास्टर भी उनके पीछे पहुंच जाता है। साउची डीमन क्वीन से कहता है मुझे अगर डर भी लग रहा है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हमें अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो बूढ़ा मास्टर मिंग हमारे बहुत ज्यादा करीब पहुंचा है, वो हमें मार डालेगा। साउची फिर से प्रिंसेस को पकड़ता है और उसे कहता है मेरे करीब ही रहना और मुझे मजबूती से पकड़ लो, हम लोग बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। डीमन क्वीन उसे कहती है लेकिन तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर क्यों रहे हो? तुम्हारा तो मेरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम्हें तो हमारी राम में आए हुए 3 महीने हुए हैं। साउची उसे कहता है क्योंकि तुम ऐसा डिजर्व करती हो, तुमने ऐसा कुछ भी बुरा नहीं किया कि तुम्हारे साथ यहाँ पर बुरा हो। डीमन क्वीन से बातें सुनते ही वहीं पर शर्माना शुरू कर देती है, यानी कि हमारे साउची की बातों का जादू उसके ऊपर चल चुका है। साथ ही डीमन क्वीन उसकी बात सुनने के बाद रोना भी शुरू कर देती है और सोच रही होती है पता नहीं इस लड़के की बातों में ऐसा क्या जादू है कि मेरा रोने को दिल कर रहा है। यहीं पर हमारे साउची को एक झटका लगता है और वहीं पर अपना सर टेक देता है, वो बेहोश हो जाता है। डीमन क्वीन उसे बार बार जगाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे कहती है साउची उठ जाओ, साउची तुम्हें क्या हुआ? देर के बाद साउची को फिर से होश आ जाती है। वो उसे कहता है मैं ठीक हूँ, तो ठीक हूँ, लेकिन वो बूढ़ा मास्टर मिंग अभी तक यहीं पर है, वो हमारे बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है, उसे तुम्हारे करीब आने नहीं दे सकता वरना वो हम दोनों को मार डालेगा। लगता है कि हमें इसको आजमाना चाहिए, हमें इस लावा सी के अंदर जाना चाहिए, मैं तुम्हें इसके अंदर लेकर जाने वाला हूँ। फिर डीमन क्वीन चिल्लाकर उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, क्या तुम इस सी ऑफ फायर के अंदर जंप करना चाहती हो? अगर हम लोग इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग पक्का मरेंगे। साउची उसे कहता है मेरे पर भरोसा रखो, दोनों इस सी ऑफ फायर के अंदर जाएंगे और वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगे, तुम्हें बस मेरे करीब रहना होगा, मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है। दोनों ही जल्दी से जंप करते हुए सी ऑफ फायर के अंदर गिर जाते हैं। वो दोनों सी ऑफ फायर के अंदर गिर जाते हैं और उसी के अंदर डूब जाते हैं, जबकि मास्टर ड्यूक दूर से खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भागते भागते इतने ज्यादा थक जाएंगे कि सी ऑफ फायर के अंदर गिर जाएंगे। ताकि दोनों बच्चे बहुत ज्यादा बहादुर थे, लेकिन जब किसकी किस्मत में लिखा जा चुका हो कि वो मरने वाला है, चाहे वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो, वो जरूर मरेगा। जबकि इन दोनों का काम तो तमाम हो चुका है, डीमन क्वीन मर चुकी है, तो अब मुझे थ्रोन के ऊपर नए एम्परर को बिठाना होगा। मैं अपने बेटे को नया एम्परर बनाऊंगा, इसके लिए मुझे कोई ना कोई रीजनेबल तरीका ढूंढना होगा, वरना सभी लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मास्टर ड्यूक मिंग बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से उड़ते हुए वापस की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें सी ऑफ फायर के अंदर का दिखाया जाता है। सी ऑफ फायर या सी ऑफ डेथ के अंदर साउची और डीमन क्वीन दोनों बिल्कुल सही सलामत होते हैं। साउची ने अपने इग्निट फायर का एक बैरियर क्रिएट किया होता है, बैरियर की वजह से फायर उन दोनों को छू भी नहीं होती, वो दोनों एक बड़े से स्फीयर बॉल के अंदर वहाँ पर आग के अंदर बैठे होते हैं। साउची कहता है ये सी ऑफ फायर तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, जहाँ की फायर बहुत ज्यादा डेंस है और काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर कोई एम्परर नाम का कल्टीवेटर भी यहाँ पर गिर जाएगा तो वो भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी उसको भी यहाँ से बाहर निकलने में, लगता है कि वो भी यहाँ पर मारा जाए। साउची कहता है मैं यहाँ पर अपने हेरेटिक गार्ड की पावर्स को यूज करते हुए आपको तो जिंदा रख सकता हूँ इस फायर के अंदर, क्योंकि मेरे पास फायर से इम्यूनिटी है, लेकिन इसका क्या होगा? ये डीमन क्वीन तो यहाँ पर इस फायर से जलकर मर जाएगी। यहीं पर मास्टर मोली निकलती है और अपने स्टूडेंट से कहती है बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जो ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की पावर है वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, उसे तुमने किस लिए संभाल कर रखा हुआ है? हालांकि यहाँ पर फ्लेम्स बहुत ज्यादा टेरिबल है, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए उस बड़ी सी प्रीमॉर्डियल प्रोफाउंड आर्क के अंदर स्पेस ब्लेड्स को अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी के तौर पर एब्जॉर्ब कर लिया था, साथ साथ अपनी ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को यूज करते हुए अपनी बॉडी को हील भी कर रहे थे। तो यहाँ पर भी सीन बिल्कुल वैसा ही है, फायर तुम्हारी बॉडी को इफेक्ट करेगी, तुम्हें फायर को एब्जॉर्ब करना होगा, साथ साथ अपनी बॉडी को बुद्धा से हील करते रहना। साउची से कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ठीक है फिर इसको ट्राई करके देखते हैं। तुम्हारा साउची वहीं पर अपने आसपास मौजूद फायर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तुम्हारा साउची क्योंकि यहाँ पर फायर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो अगर उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचता है तो साथ ही अपनी ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की टेक्निक को यूज करते हुए अपनी बॉडी को फिर से हील कर लेता है। साउची जैसे वहाँ पर ये वाली प्रोसेस को स्टार्ट करता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने आसपास मौजूद सी या फायर से फायर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकता है। साउची कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो वहीं पर आराम से बैठ जाता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वो अपने आसपास जितनी फायर होती है सभी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, साथ साथ ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को भी उसने एक्टिवेट किया होता है ताकि उसकी बॉडी जहाँ से जख्मी हो वहाँ से दोबारा हील हो जाए। तो क्या मोली ये सब कुछ देखकर एंजॉय कर रही होती है। मोली कहती है मेरा स्टूडेंट तो वाकई में बहुत ज्यादा महान और जीनियस है, जहाँ पर बहुत ही हाई और पावरफुल कंसंट्रेशन ऑफ फायर को एब्जॉर्ब किया है, इसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। लड़का तो वाकई में बहुत ही बड़ा जीनियस है, यहाँ तक कि मैं भी इससे कभी कभी जेलस हो जाती हूँ। नेक्स्ट सीन हमें 30 दिन के बाद का दिखाया जाता है। पूरे 30 दिन हमारा साउची सी ऑफ डेथ के अंदर बैठकर फायर को एब्जॉर्ब करता रहता है। इतनी ज्यादा फायर को एब्जॉर्ब करने के बाद साउची अपनी आंखें खोलता और कहता है मेरी पावर काफी हद तक बढ़ चुकी है, अगर मैं चाहूँ तो एम्परर परफॉर्म ग्राउंड में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, यानी कि जब मेरा दिल करेगा तब मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। सी ऑफ डेथ तो मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा। कई बार फिर से मोली उसे कहती है तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, पूरे 30 दिन तक तुम यहाँ पर बैठकर सेल्फ कल्टीवेशन करते रहे हो, तुम्हें तो डीमन क्वीन का जरा भी ख्याल नहीं रहा। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि डीमन क्वीन जिंदा भी है या फिर
फिर मर गई है। जाओची उसकी ये बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए पूरा एक महीना गुजर गया, मुझे बताओ कि डीमन क्वीन कैसी है। वो जल्दी से भागता हुआ बाहर निकलता है अपनी उस सील के अंदर से और देखता है कि डीमन क्वीन वहीं पर होती है, लेकिन वो बेहोश होती है। जाओची जल्दी से जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है इसकी लाइफ फोर्स तो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक जिंदा है, इसका क्या करें, इसको कैसे ठीक करेंगे। हमारा जाओची अपनी पावर्स को उसके माथे में डालते हुए कहता है इसे जीना होगा, मैं इसे ऐसे बेहोश होने नहीं दे सकता, चलो इसे जगाते हैं। वो उसको जगाता है। डीमन क्वीन उठती है उसका नाम पुकार दिया, जबकि हमारा जाओची उसे चुप करवा देता है और कहता है तुम अभी भी बहुत ज्यादा वीक हो, मैं यहाँ से तुम्हें बाहर निकालता हूँ और उसके बाद इस बारे में बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कैसे किया। तो हमारा जाओची सिया फायर के अंदर से उसे लेकर अपने साथ बाहर निकल आता है। तो ये दोनों यहाँ से बाहर निकलती हैं। जाओची उसे कहता है मुझे ये बताओ कि गोल्डन क्रो की एंसेस्ट्रल लैंड कहाँ पर है, हमें गोल्डन क्रो गॉडेस कहाँ पर मिलेगी। वहाँ पर सामने उन्हें एक बड़ा सा आइलैंड दिखाई देता है। जाओची कहता है लगता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं, हम लोग जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और जाकर वहीं पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो ये दोनों बड़ी स्पीड से उठते हुए उस आइलैंड के ऊपर चले जाते हैं। डीमन क्वीन और जाओची जैसे उस आइलैंड के ऊपर जाकर लैंड करते हैं तो डीमन क्वीन को वहीं पर लिटा देता है और कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं यहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ। उसी वक्त सामने से उसे आवाज आती है कौन है यहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि मेरे एंसेस्ट्रल ग्राउंड के ऊपर आया, वो भी बिना परमिशन के। गोल्डन क्रो गॉडेस यहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रही थी और तुमने इसकी कल्टीवेशन को खराब कर दिया है। डीमन क्वीन उसे देखती कहती है ये तो गोल्डन क्रो होली गॉडेस है। और गोल्डन क्रो गॉडेस भी जल्दी से वहाँ पर अपनी शेप को ह्यूमनॉइड शेप में ले आती है और वहाँ पर उनके सामने आकर रुकती है और उनके सामने आकर उनसे कहती है लड़की तुम्हें मैंने वहाँ से भगा दिया था, हालांकि अभी सिर्फ 30 ही दिन गुजरे हैं, जरा देखो तो सही, तुम्हारी लाइफ फोर्स शैटर हो चुकी है और तुम बहुत ही जल्दी मरने वाली हो। मुझे तो लगा था कि डीमन एम्परर की ब्लड लाइन कुछ और अर्सा तक चलेगी, लेकिन तुमने तो मरने का फैसला कर ही लिया है, तुम बहुत ही जल्दी मरने वाली हो, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 173 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 174 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओची और लिटिल डीमन क्वीन वो दोनों इस फायर सी के अंदर से बाहर निकलते हैं और सीधे उस एंसेस्ट्रल लैंड के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर गोल्डन क्रो गॉडेस उनके सामने अपीयर होती है। वहाँ पर अपीयर होने के बाद लिटिल डीमन क्वीन से कहती है तुम तो मरने वाली हो, तुम्हारी तो लाइफ फोर्स ही शैटर हो चुकी है। इसका मतलब ये तो बात अब वासी हो चुकी है कि तुम्हारी ब्लड लाइन खत्म होने वाली है। हमारी डीमन क्वीन उसके सामने अपना सर झुका देती है और उसे कहती है प्लीज मुझे बचा लो, कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे जिससे मेरी डीमन ब्लड लाइन सेफ रह सके। मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से तुम मुझे डेमिगॉड स्टेट के तक पहुंचा सकती हो, यानी कि मैं डेमिगॉड लेवल पर पहुंच सकती हूँ तुम्हारी गोल्डन क्रो पावर्स की मदद से, प्लीज मुझे वो सिखा दो। तो मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ 3 साल का वक्त रह गया है, 3 साल के बाद मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, मुझे ये पावर्स चाहिए ताकि मैं उन सारे गद्दारों को इल्यूजनरी डीमन राम से निकाल सकूं, मैं उन सभी गद्दारों को मार सकूं जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, मेरे फादर के साथ ये सब कुछ किया है। गोल्डन क्रो गॉडेस वहीं पर खड़ी उसकी बातें सुन रही होती है, फिर साथ ही उसकी नजर हमारे जाओची के ऊपर पड़ती है। वो जाओची की तरफ देखती है और साथ ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, मैंने तुमसे कहा था तुमने वो कर दिया, तुम तो वाकई में अपने साथ एक ऐसे लड़के को लेकर आ गई हो जिसके पास वो सब कुछ है जो कि मैंने तुमसे कहा था। डीमन क्वीन भी काफी हैरान होती है और उसे कहती है वेनरेबल गॉडेस मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहती है, मैं इस लड़की को अपने साथ नहीं लेकर आई बल्कि ये लड़का मेरे साथ आया है। और इसमें कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि अपने साथ तुम जिस लड़के को लेकर आई हो इसके पास फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर है, यानी कि इसके पास डिवाइन फीनिक्स गॉड की पावर्स है। डीमन क्वीन और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता था। जाओची भी हैरान होता है और उस गॉडेस से कहता है इस सब का मुझसे क्या ताल्लुक है, माहिर सब में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो। और उसे कहती है क्योंकि ये एक लड़की है, इसी वजह से मेरी गोल्डन क्रो फ्लेम्स को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं कर सकती, मेरी ब्लड लाइन की पावर्स को नहीं ले सकती थी। इसे कहा था कि इसे अपने लिए एक लड़के को ढूंढ कर लाना होगा जिसके पास डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर हो, ताकि ये दोनों आपस में फ्यूज कर सके। दोनों अपनी जिन जैंग को जब फ्यूज करोगे तब इसके पास वो सारी पावर्स आ जाएंगी और ये मेरी गोल्डन क्रो की पावर्स को भी इनहेरिट कर पाएगी। जाओची हैरान होकर उसे कहता है तुम्हारे इस फ्यूज करने का क्या मतलब है, हमारा जाओची तो बहुत ज्यादा भोला बन रहा है जैसे कि इसे पता ही नहीं है कि जिन और जैंग को कैसे फ्यूज किया जाता है। गॉडेस जल्दी से अपने पास से अपने ब्लड ड्रॉप्स को निकालती है और लिटिल डीमन क्वीन से कहती है चलो ठीक है, अब जबकि तुम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लाई हो, तुम्हें वो लड़का मिल गया है, इसे आओ और इस ब्लड को एक्सेप्ट करो और उसके बाद इस लड़के के साथ कल्टीवेशन करो ताकि तुम्हें ब्लड लाइन की पावर दी जा सके। ये आखिरी बार है क्योंकि इसके बाद तो मेरी सोल वैसे भी डेसिपेट हो जाएगी। लेकिन साथ ही वो गॉडेस उसे कहती है तुम्हें इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा, अगर तुम इस सीक्रेट मेथड को यूज करते हुए डेमिगॉड स्टेट पर पहुंचना चाहती हो तो तुम्हारे पास लाइफ स्पैन सिर्फ 3 साल का रहेगा, 3 साल के बाद तुम मर जाओगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में पहले से सोच लो, क्या तुम वाकई में डेमिगॉड बनना चाहती हो। हमारा जाओची अभी भी गॉडेस से पूछ रहा होता है मुझे भी तो बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर हम लोग इन पावर्स को आपस में फ्यूज कैसे करेंगे। लिटिल डीमन क्वीन कहती है मेरे लिए 3 साल का अर्सा बहुत ज्यादा है, मेरे लिए इतना काफी है, मुझे डेमिगॉड बनना है। और साथ ही लिटिल डीमन क्वीन उठकर खड़ी होती है तो वो वहीं पर गिरने लगती है। जाओची उसे सहारा देता है, वो ऊपर की तरफ देखती है, शर्माते हुए जाओची की तरफ देखकर कहती है तुम्हें अपनी डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन को यूज करते हुए मेरी बॉडी के साथ फ्यूज करना होगा। हमारा जाओची यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। उसी वक्त लिटिल डीमन क्वीन अपने कपड़े उतारना शुरू करती है और साथ ही वो शर्माते हुए डिफरेंट पोज के साथ उसे रजा रही होती है। उसे देखते ही उसकी नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो कहता है ये हो क्या रहा है, पता नहीं यहाँ पर कौन सा नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है। डीमन क्वीन शर्माते हुए अपने कपड़े उतारने के बाद आगे बढ़ती है और उसके गले से लग जाती है और साथ उसे वहाँ पर किस करती है और कहती है चलो आ जाओ। साथ ही उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है चलो शुरू हो जाओ। गॉडेस वहाँ पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और कहती है जरा देखो तो सही इनको पावर्स हासिल करने की कितनी ज्यादा जल्दी है। डीमन क्वीन ने तो मुझे भी यहाँ पर इग्नोर कर दिया कि मैं यहाँ पर खड़ी इन दोनों का ये तमाशा देख रही हूँ। वहीं पर अपनी पावर्स को यूज करती है और उनके लिए एक बैरियर बना देती है ताकि वो उसके अंदर सब कुछ कर सके। तो मेरी ऑडियंस को ये दिखाई ना दे कि ये दोनों यहाँ पर क्या करने वाले हैं। गॉडेस कहती है तो चलो देखते हैं क्या तुम एक डेमिगॉड बन पाती हो या नहीं, ये तो तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा तुम इसके साथ डुअल कल्टीवेट करोगी उतना ज्यादा तुम्हारे पास चांसेस है एक डेमिगॉड बनने के। वहाँ पर उनके लिए बैरियर क्रिएट कर दिया है। तो गॉडेस और जाओची दोनों उस बैरियर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और फिर वहाँ पर हमें काफी सारे फूल दिखाई देते हैं। फूलों का मतलब ये है कि अंदर कुछ हो रहा है, जंगल में मंगल हो रहा है। गोल्डन क्रो गॉडेस भी जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है और कहती है मुझे भी कल्टीवेट करने के लिए जाना है। तो नेक्स्ट सीन 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 10 दिन के बाद उस बैरियर बॉल के अंदर से हमारा जाओची निकलता है। जाओची की हालत काफी ज्यादा खराब होती है,
उसकी पूरी बॉडी के ऊपर सरप्राइजेस होते हैं और उस बेचारे के कपड़े भी फटे हुए होते हैं। ऐसे लगता है जैसे बेचारे जाउची के साथ यहाँ पर रेप हुआ हो। वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। डीमन क्वीन फिर से अपना हाथ बाहर निकालती है और उसे खींचकर अंदर ले जाती है और उसे कहती है अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं, क्या तुम और ज्यादा नहीं कर सकते? और वो खींचकर उसे अंदर लेकर जा रही होती है, जबकि हमारा जाउची चिल्ला रहा होता है और उसे कहता है नहीं नहीं, मुझे और ज्यादा नहीं करना, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा शौक पूरा हो गया, मैं आज के बाद किसी के साथ भी करने की सोचूंगा भी नहीं। लेकिन वो खींचकर दोबारा से अंदर ले जाती है। तो नेक्स्ट सीन 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद जब वो बैरियर अपने आप उतरता है, हमारा जाउची वहाँ पर बैठा रो रहा होता है, जबकि डीमन क्वीन बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ी होती है। जाउची रोते हुए उसे कहता है तुम्हें मेरी सारी की सारी जिम्मेदारी उठाना होगी। डीमन क्वीन उसे कहती है तुम्हें तो अपने लिए बहुत ज्यादा ऑनर फील करना चाहिए कि डीमन क्वीन ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। फिर साथ ही वो उसे कहती है पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी, तुम्हें इसके बदले में इनाम भी दिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद गॉडेस भी वहाँ पर आ जाती है। गॉडेस कहती है लगता है कि मैं सही टाइम के ऊपर यहाँ पर पहुंची हूँ। डीमन क्वीन गॉडेस से कहती है गॉडेस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी इस मदद की वजह से मैंने गोल्डन क्रो की पावर्स को इनहेरिट कर लिया है और मैंने इसको तीसरी लेयर तक मास्टर किया है, यानी कि तुम्हारा जो वर्ल्ड ओथ रैकेट था उसको मैंने मास्टर कर लिया है और अब मैं डेमिगॉड स्टेज तक भी पहुंच चुकी हूँ। गॉडेस उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर मुझे नहीं बल्कि इस लड़के को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इसकी डिवाइन फीनिक्स ब्लड लाइन की वजह से तुम्हें ये मिल चुका है। तुम इसकी फीनिक्स की ब्लड लाइन के साथ डुअल कल्टिवेट नहीं करती तो तुम्हें ये कभी भी गोल्डन क्रो की पावर्स नहीं मिल पाती। जबकि हमारा जाउची वहाँ पर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर किसी दूसरे इंसान की मदद कर पाया हूँ, अगर किसी और को भी मदद चाहिए हो तो बताना। गॉडेस उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारे पास न सिर्फ डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन है बल्कि तुम्हारे पास तो अभी बहुत कुछ है। तुम्हारे पास तो हेरेटिक गॉड की ब्लड लाइन की पावर है, इसके साथ साथ ड्रैगन गॉड की पावर है और साथ में ह्यूमनली वुल्फ की पावर है। जाउची हैरान होकर उसे कहता है तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो, क्या ये बहुत ज्यादा अजीब बात है कि मेरे पास इतनी ज्यादा ब्लड लाइन की पावर्स हैं? वहाँ सुनते ही गॉडेस को एक झटका लगता है और वो कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, सिर्फ और सिर्फ अजीब नहीं है बल्कि ये बहुत ज्यादा अजीब है। एक इंसान की बॉडी के अंदर एक पावर का होना भी नामुमकिन है, जबकि तुम्हारे पास तो बहुत सारी है। जाउची आगे से हंसना शुरू कर देता है, कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। गोल्डन क्रो गॉडेस कहती है पता नहीं इस लड़के का मसला क्या है, ये तो एक मॉडल है, फिर इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स कहाँ से आ गई और ये इतनी सारी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर कैसे समा सकता है? कि पुराने जितने भी गॉड्स हैं उन सभी ने इसको अपनी ब्लड लाइन की पावर्स खुद ही दी है, जैसे तो इसके पास इतनी सारी ब्लड लाइन की पावर्स है। ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के के पास कोई सीक्रेट बॉडी है, जहाँ पर इस लड़के की बॉडी के अंदर कोई सीक्रेट छुपा हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। यहीं पर हमारी मौली की बारी आती है। मौली उस डिवाइन गॉडेस से कहती है लड़के के पास जितने भी टैलेंट्स हैं वो डिवाइन राम के गॉड्स के जितने बच्चे होते हैं उन बच्चों के लेवल्स के बराबर है, यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और गॉड्स के बराबर का है। हालांकि मैं भी एक गॉडेस हूँ लेकिन फिर भी मेरे लिए भी ये इम्पॉसिबल है कि मैं इतने सारे गॉड्स की इनहेरिटेंस की पावर को अपनी बॉडी में समा सकूं। एक बॉडी के अंदर इतनी सारे इनहेरिटेंस की पावर्स रख पाना पॉसिबल नहीं है। गोल्डन क्रो गॉडेस जैसी हमारी मौली की तरफ देखती है और उससे कहती है तुम तो स्टार फैमिली की स्टार गॉडेस हो। मौली उसे कहती है लगता है कि तुम्हें भी इस बारे में काफी कुछ पता है, तो तुम्हें गॉड्स की राम के बारे में पता है कि मैं कौन सी गॉडेस हूँ। मौली उसे कहती है मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें इतना ही कहूंगी कि बहुत ही जल्दी तुम्हारा सोल सीड यहाँ से डिसअपियर होने वाला है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी इनहेरिटेंस की पावर यहीं पर इस दुनिया से गायब हो जाए बिना किसी को मिले, चाहती हो कि तुम अपनी इनहेरिटेंस की पावर इस लड़के को दे दो, तुम अपनी ब्लड लाइन की पावर इस लड़के को दो और ये लड़का तुम्हारी ब्लड लाइन को आगे कंटिन्यू करेगा। गोल्डन क्रो गॉडेस उसे कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि मेरी सोल का सीड डिसअपियर होने वाला है? वो तो यहाँ से डिसअपियर नहीं होगा। मैं तुम्हारी बात मानने के बाद अपनी ब्लड लाइन की पावर इस लड़के को क्यों दूंगी? उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हेरेटिक गॉड की विजन को नजरअंदाज कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि अगर हेरेटिक गॉड ने इसको अपनी पावर्स दे दी है, हेरेटिक गॉड ने इसे अपनी ब्लड लाइन की पावर दी है, तो इसका मतलब ये लड़का बहुत ज्यादा खास होगा। गोल्डन क्रो गॉडेस को यहाँ पर हेरेटिक गॉड याद आता है। वो कहती है क्या वाकई में हेरेटिक गॉड ने इसको अपनी पावर्स दी है? मुझे हेरेटिक गॉड की विजन के ऊपर तो बिल्कुल भी शक नहीं है। और इसे कहती है तो फिर जरा सोचो क्या तुम इस लड़के को अपनी ब्लड लाइन की पावर्स दोगी या नहीं? गोल्डन क्रो गॉडेस कहती है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं वैसे भी अपने लिए किसी एक सक्सेसर को ढूंढ रही हूँ जो कि मेरी ब्लड लाइन को आगे कंटिन्यू कर सके। मेरे पास जितनी पावर्स है मैं किसी को ट्रांसफर करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि यही लड़का मेरे लिए ठीक रहेगा। जबकि हमारी किस्मत में लिखा हुआ था एक दूसरे के साथ मिलना, तो फिर ठीक है मैं इस लड़के को यहाँ पर कुछ देने वाली हूँ। वो हमारे जाउची से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें 3 तोहफे दूंगी। सबसे पहले उसे गोल्डन क्रो का रियल ब्लड ड्रॉप देती है। रियल ब्लड ड्रॉप के साथ वो उसकी ब्लड लाइन की पावर को अचीव कर सकता है। फिर वो उसे कहती है मैं तुम्हें हेरेटिक गॉड का लाइटनिंग सीड दूंगी। इससे पहले हमारा जाउची 2 सीड्स को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर चुका है। एक फायर सीड था और दूसरा वाटर सीड था और तीसरा ये लाइटनिंग सीड है। तीसरे नंबर पर वो उसे एक डिवाइन जेड ऑफ द 9 सन्स देती है। जाउची भी ये बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुम वाकई मुझे हेरेटिक गॉड का लाइटनिंग सीड देने वाली हो? जबकि लिटिल डीमन गॉडेस उसे कहती है तो क्या तुम यहाँ पर इसे अपने ब्लड ड्रॉप्स भी देने वाली हो? इससे तो इसके पास भी ब्लड ड्रॉप की पावर आ जाएगी और तुम इसे पूरे 9 ड्रॉप्स देने वाली हो, जबकि मुझे सिर्फ एक ही ड्रॉप दिया है। ये तीसरा जो डिवाइन जेड होता है उसके बारे में हमारी मौली बताती है। वो मौली कहती है ये वाला डिवाइन जेड तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस डिवाइन जेड को यूज करते हुए इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरे के पूरा इल्यूशनरी डीमन ड्राम ही उड़ सकता है। यहाँ पर हमारे जाउची को नई ब्लड लाइन की पावर्स मिलने वाली है, तो क्या ये गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन की पावर्स को आसानी से अचीव कर पाएगा? के बाद हमारा जाउची कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग अपने एपिसोड का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे लिटिल डीमन क्वीन वापस आई है। वापस आने के बाद वो ड्यूक मिंग और ड्यूक हुआ से अपना बदला लेगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 175 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है। तो पैलेस में काफी ज्यादा चहल पहल होती है। इंपीरियल सिटी में बहुत सारे लोग इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। सभी लोगों में से कुछ लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं जब लोग काफी ज्यादा लोग जो परेशान होते हैं। ड्यूक हुआ बहुत ही जल्दी नया एम्परर बनने वाला है। ड्यूक हुआ के नया एम्परर बनने की सेरेमनी से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। लोग गलियों में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ड्यूक फैमिली का ड्यूक पैलेस खत्म हो जाएगा। तब जहाँ पर ड्यूक हुआ नए एम्परर बन जाएंगे तो ड्यूक फैमिली खत्म हो जाएगी और वो भी इंपीरियल फैमिली बन जाएगी। आज के बाद हमारी ड्यूक हुआ की फैमिली ही इंपीरियल फैमिली में आगे बढ़ेगी। क्योंकि वहीं पर एक बंदा बैठा होता है और अपनी गोल्डन क्रो गॉडेस से
कह रहा होता है गोल्डन क्रो गॉडेस तुम कहाँ पर हो? आई लिटिल डीमन क्वीन गायब हो चुकी है, प्लीज यहाँ पर हमें कोई उम्मीद की किरण दिखाओ। इसे 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। 3 महीने पहले जब हमारा जाओची यहाँ से गायब हुआ था, लिटिल डीमन क्वीन दोनों इस गोल्डन क्रो गॉडेस के पास चले गए थे। वहाँ पर ड्यूक मिंग ने उनके ऊपर अटैक करके उसे सिया फायर के अंदर फेंक दिया था। पर उसी गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 लोग पीछे खड़े होते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं हुआ अभी भी पैलेस में वापस आए और वापस आकर उन्होंने बताया कि लिटिल डीमन क्वीन जो कि गोल्डन क्रो वैली में गई थी, वहाँ पर गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन को पावर मिलने के लिए, तो वहाँ पर गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन की पावर को अचीव करने में नाकाम रही और सिया डेथ में गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। दूसरा साथी उसे कहता है तो इस बात का मतलब तो यह है कि डीमन एम्परर क्लैन की ब्लड लाइन तो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि डीमन क्वीन अपनी फैमिली की आखिरी मेंबर बची थी। वहीं पर वही बंदा फिर से ऊपर गार्डियंस की तरफ देखकर कह रहा होता है गोल्डन क्रो गार्डियंस तुम कहाँ पर हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी लिटिल डीमन क्वीन कैसे मर सकती है? यहीं पर हमारे जाओची के फादर और उसके ग्रैंडफादर को भी दिखाते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े सब कुछ देख रही होती हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं सन इन लॉ तुम्हें पता है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जाओची के डैड कहते हैं हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं और ज्यादा खामोश नहीं रह सकता। तूने हमारी लिटिल डीमन क्वीन के साथ कुछ बुरा किया है और उसके बाद हमारा बेटा जाओची भी वापस नहीं आ पाया। ने मेरे जाओची को मार दिया है। 20 साल के बाद मैं अपने बेटे से मिला था। अगर मुझे हीवंस और गार्ड्स के भी खिलाफ जाना पड़े तभी मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उन सभी लोगों को नहीं छोड़ने वाला जिनकी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। अब मेरे सामने कोई भी आ जाए मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। डीमन इल्यूशन ड्रामा में मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सह लिया। हम लोग काफी लंबे अरसे से यहाँ पर शांत रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि बहुत ज्यादा चुप नहीं रहा जा सकता, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन आखिरी बार अपने ट्रांसमिशन जेट को यूज करते हुए बताया था कि ड्यूक हुआ और ड्यूक मिंग दोनों वहाँ पर हैं। दोनों बाप बेटा ने मिलकर इनके ऊपर अटैक किया था और हमारी लिटिल डीमन क्वीन और दोनों को वहाँ पर सिया फायर में फेंक दिया। तो इन दोनों ने मेरे बेटे को मिलकर मारा है, तो मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जब अपने बेटे की मौत का बदला लेना है तो ग्रैंडफादर से कहते हैं ठीक है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। वो अपने पास से बॉटल निकालते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा शांत रह चुका, पिछले 100 साल से हम लोग यहाँ पर इन सभी लोगों की बातों को सह रहे हैं, लेकिन कल जब यहाँ पर ड्यूक हुआ नया एम्परर बनने लगेगा, वो नई कुर्सी के ऊपर बैठने लगेगा, लोग उसी वक्त वहाँ पर जाएंगे और इन सभी के एम्बिशंस को क्रश करेंगे, इसके सपनों को तोड़ेंगे और इसको इसकी सजा देंगे। तो दोनों यहाँ पर अपने अपने जाम्स को टकराते हैं और कहते हैं हम लोग गिव अप नहीं करेंगे, हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। और वो दोनों वहाँ पर फिर हंसना शुरू कर देते हैं। एक सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह के वक्त पैलेस रूम को अच्छी तरह से सजाया गया होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से मौजूद होते हैं। ड्यूक हुआ आज एम्परर की सीट के ऊपर बैठने वाले हैं। वहीं पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक दूसरे से कहता है ब्रदर ल्यू क्या तुम भी यहाँ पर ड्यूक हुआ की कोरोनेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हो? ब्रदर ल्यू से कहता है हाँ मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ कि अब हमारा नया किंग यहाँ पर बैठने वाला है, क्योंकि आज से पहले तो सिर्फ एम्परर की फैमिली की ब्लड लाइन के लोग ही यहाँ पर बैठते रहे हैं। इस बार बाहर वाला कोई हमारा नया किंग बनने वाला है। वहीं पर जो बटलर दरवाजे पे खड़ा होता है वो चिल्लाकर कहता है ड्यूक हुआ पहुंच चुके हैं। तो ड्यूक हुआ जैसे अंदर आते हैं वो सभी लोग उसके सामने झुकते हुए ग्रीट करते हैं और सभी लोग ड्यूक हुआ को वहाँ पर वेलकम करते हैं। ड्यूक हुआ अपनी चेयर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर वो रेगुलरली रोजाना बैठते हैं। उसका मास्टर हीलियन पेंग उसे कहते हैं सर आप कहाँ पर जा रहे हैं? अब आप नए एम्परर हैं, तो आपको अपनी ड्यूक की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठना बल्कि आपको ड्रैगन चेयर के ऊपर बैठना है जहाँ पर लिटिल डीमन क्वीन बैठा करती थी। अब आप हमारे कंट्री के नए एम्परर बन चुके हैं। बाकी के सभी लोग भी यही बात करना स्टार्ट करते हैं। ड्यूक हुआ से कहते हैं हाँ ड्यूक हुआ आप अपनी चेयर के ऊपर नहीं बैठे, आप ड्यूक नहीं रहे, अब आप एक एम्परर बन चुके हैं, आपको एम्परर की ड्रैगन वाली चेयर के ऊपर बैठना चाहिए। ड्यूक हुआ तो पहले से ही चाहते थे कि वो सभी लोग उससे ये वाली बात करें। वो बाकी सभी से कहते हैं जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर यही कहती हो कि मैं उसे ड्रैगन चेयर के ऊपर बैठ जाऊँ, तो फिर ठीक है मैं ड्रैगन चेयर पर बैठ जाता हूँ। ऐसे वो आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त हमारे जाओची के डैड और उसके ग्रैंडपा वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जाओची के डैड उसे कहते हैं तुम एक गद्दार हो जिसने अपनी ही लीडर की जान ली है, तुमने लिटिल डीमन क्वीन को मारा है, तुम्हें कुर्सी के ऊपर नहीं बैठने दे सकते, हमारे होते हुए जो कि गार्डियन फैमिली के लोग हैं हम तुम्हें वहाँ पर कैसे बैठने दे सकते हैं। ग्रैंडपा भी उसे कहते हैं तुम तो वाकई में एक बहुत ही कमीने और घटिया इंसान हो, अपनी लिटिल डीमन क्वीन को मारने के बाद तुम उसकी ड्रैगन चेयर के ऊपर बैठना चाहते हो। बाकी के सभी लोग कहते हैं कहीं ये दोनों पागल तो नहीं हो गए, ये दोनों फैमिली हेड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम्हारे नए एम्परर के ऊपर इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ड्यूक हुआ एम्परर बनने के बाद इनकी फैमिलीज को मुश्किल में डाल सकते हैं, तो फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ड्यूक हुआ भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और ब्रदर जुन किंग की तरफ देखकर कहते हैं ये तो तुम हो, तुम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। जाओची के डैड से कहते हैं क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझे यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है? क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा? तुमने मेरे बेटे की जान ली है तो मैं उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर तो जरूर आऊंगा। ड्यूक हुआ उसे कहते हैं ब्रदर किंग हुआ क्या तुम वाकई में इस बारे में जानते हो कि यहाँ पर तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका नतीजा क्या निकलेगा? तुम यहाँ पर एम्परर के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो और इसे गद्दारी माना जाता है। मास्टर किंग उसे कहते हैं पिछले 100 साल से मेरी जुन फैमिली यहाँ पर टॉर्चर को बर्दाश्त करती आ रही है, तुम्हें लगता है कि इतने कॉन्सिक्वेंसेस कम थे जो तुम्हें और मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मेरे पर गद्दारी का इल्जाम लगाओगे? ड्यूक हुआ उसे कहते हैं तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करने के लिए आए हो, कि तुम मेरी एम्परर की सेरेमनी को खराब करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हो। मास्टर किंग जल्दी से अपने पास से अपनी तलवार निकालते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एम्परर बनने के लिए आया हूँ कि तुम एम्परर की कुर्सी पर ना बैठो? नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मार डालूंगा। तुमने मेरे बेटे जाओची की जान ली है। मास्टर हीलियन पेंग दूर से चिल्लाकर उसे कहते हैं जुन किंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे नए किंग के ऊपर इस तरह तलवार कैसे निकाल सकते हो? कहीं तुम मरना तो नहीं चाहते? मास्टर किंग उसे कहते हैं हाँ मैं मरना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? अगर तुम मुझे मार सकते हो तो फिर आओ और मुझे मार कर दिखाओ। मास्टर किंग कहते हैं अगर मैं यहाँ पर अपने बेटे की मौत का बदला लेते हुए अगर मर भी जाता हूँ तो मुझे अपने मरने पर कोई भी पछतावा नहीं होगा। ग्रैंडपा भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मेरे दामाद तुमने बिल्कुल वाकई में सही बात कही है, मेरे दामाद को ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे तुम्हारी डेयरिंग के ऊपर जरा भी शक नहीं है, तुम वाकई में यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो जो भी तुमने कहा है। ग्रैंडपा ड्यूक हुआ से कहते हैं तुम तो बहुत बड़े बेशरम इंसान हो, तुमने तुम्हारे फादर के साथ मिलकर अरे पुराने एम्परर की जान ली, उसे एक जाल में फंसाया और उसके बाद अब तुम यहाँ पर डीमन क्वीन की जान लेने के बाद नए एम्परर बनना चाहते हो। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बेशरम और पैथेटिक हो। तो वहीं पर एक और एल्डर होती है जो कि हमारे ग्रैंडपा से कहते हैं मोफीजन जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम 12 गार्डियन क्लैन में से सबसे पावरफुल क्लैन से ताल्लुक रखते हो और तुम्हारा क्लैन बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी है। अरे मो क्लैन के पैट्रियार्च होने के नाते तुम्हें यहाँ पर इस तरह की झूठी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? ड्यूक हुआ ने पुराने एम्परर को मारने के लिए कंस्पायर किया था और लिटिल डीमन क्वीन को मारा है। ग्रैंडपा से कहते हैं यहाँ पर
जो मैंने कह दिया वही इस बात का सबूत है कि मैंने सही कहा है। मुझे यहाँ पर किसी भी बात को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों में से जो भी यहाँ पर मेरे रास्ते में आएगा वो सभी लोग मेरे हाथों से मरेंगे और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। ग्रैंडपा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर जो कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो सभी गार्ड्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं जबकि उनमें से उनकी आइस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ग्रैंडपा यहाँ पर स्पेशल एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर अपनी आइस एबिलिटी को यूज करते हुए ड्यूक हुआ के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एक और एल्डर जल्दी से जंप करता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है मूव फीचैन, जी तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, कहा कि तुम मरना चाहते हो। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि हमारे ग्रैंडपा अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो एल्डर भी अपनी पावर्स के साथ ग्रैंडपा की आइस को वहाँ पर ब्लॉक कर रहा होता है कि हमारे ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम तो एम्पर परफॉर्म राउंड के 3rd लेवल पर हो और तुम यहाँ पर अपने अंकल के सामने बात करने की हिम्मत कर रहे हो और उससे फाइट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आती वो अपनी पावर्स को यूज करते हैं और ज्यादा इनहेंस करने के बाद अपनी आइस को और ज्यादा बढ़ाते हैं। उस दूसरे एल्डर की शील्ड टूट जाती है और वो कहता है तो बहुत ही बुरा है और वो आइस उसकी बॉडी के साथ टकराती है जिससे वो जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। बाकी सभी लोग भी देखकर बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं एम्पर परफॉर्म राउंड के 3rd लेवल पर था लेकिन मो फीजियन ने इसको बड़ी आसानी से हरा दिया सिर्फ एक ही मूव के साथ। का मतलब मो फीजियन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मो फीजियन एम्पर परफॉर्म राउंड के 7th लेवल पर है। ग्रैंडपा उस बंदी को हराने के बाद फिर से अपनी पावर्स को यूज करते हैं। इस बार वो अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद एनर्जी की बनी हुई चेंज बना लेते हैं। वो अपनी उन्हीं एनर्जी की बनी हुई चेंज के साथ ही हमारे ड्यूक हुआ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो ड्यूक हुआ काफी करीब पहुंच जाते हैं तो ड्यूक हुआ वहीं पर एक और एल्डर से कहता है इसे मार डालो। वो एल्डर बड़ी स्पीड के साथ ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रैंडपा उसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन वो एल्डर भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है और ऊपर से उस वाले एल्डर की स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से हमारे ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के बाद उनसे कहता है चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। हमारे ग्रैंडपा उसे कहते हैं बड़े खुश कहेंगे जहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। और फिर हमारे ग्रैंडपा फिर से अपनी चेंज को रेडी करते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो अपनी चेंज के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो मास्टर बड़ी स्पीड के साथ पिलर्स के ऊपर से जंप करता हुआ हमारे ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो ग्रैंडपा के करीब पहुंचता है तो वहाँ पर 2 लोग हो जाते हैं। ग्रैंडपा भी ये देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, यहाँ पर तो 2 लोग हैं। इससे पहले इन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर एक है या फिर 2 हैं। तो वो 2 एल्डर्स होते हैं, एक का नाम बाई गुई मिंग होता है जबकि दूसरे का नाम बाई गुई हुन होता है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं तुम लोगों ने 100 साल पहले भी सेम ट्रिक को यूज किया था। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि तुम 2 भाई हो या फिर सिंगल हो। उस वक्त मुझे लगा था कि तुमने यहाँ पर अपना मिराज क्रिएट किया है। ग्रैंडपा वहीं पर अपनी चेंज को यूज करते हुए अपनी 8 सर्कल कर लेते हैं। उनसे कहते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल सील की पावर क्या होती है और वहाँ पर अपनी चेंज के साथ एक सील परफॉर्म करने वाले हैं। उनके स्पेशल सील का नाम आइस चेन सील होता है। वो अपनी चेंज को वहाँ पर रिलीज करते हैं और उन एल्डर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो दोनों एल्डर्स पीछे की तरफ हटते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो हमें यहाँ पर सील करना चाहता है। वो दोनों एल्डर्स जहाँ पीछे की तरफ हट रहे होते हैं तो ग्रैंडपा अपनी चेंज के साथ उन दोनों को वहाँ पर लपेट लेते हैं और उन दोनों को वहाँ पर बंदी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 175 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 176 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था अरे ग्रैंडपा वहां पर अटैक करते हैं तो उन दोनों मास्टर्स को वहां पर अपनी जंजीरों में लपेट लेते हैं। वो उन दोनों को वहां पर सील कर देते हैं। यहाँ पर ये दोनों मास्टर्स ट्रैप हो जाने के बाद एक दूसरे भाई की तरफ देख रहे होते हैं। जब ये ग्रैंडपा उन दोनों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं अपनी सील्स के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं तो उनमें से एक की बॉडी के अंदर से वो अपनी सील्स को गुजारते हैं। चेंज को गुजारने की वजह से उनमें से एक ब्रदर मर जाता है जबकि दूसरा उसे कहता है जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो, ये तुम्हें भी मार डालेगा। लेकिन दूसरा भी वहां से भाग नहीं सकता क्योंकि ग्रैंडपा ने अपनी चेंज के अंदर उसे बहुत ही पावरफुल तरीके से लपेटा हुआ है। वो उसकी बॉडी के अंदर भी चेंज डालते हैं और उसके माथे के अंदर से अपनी एक चेन को गुजारते हुए उसके सर में होल कर देते हैं और उन दोनों मास्टर्स को वहीं पर मार देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं जबकि तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे खिलाफ जाने का फैसला कर लिया है तो फिर तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। वो दोनों ही ब्रदर वहाँ पर मरने के बाद नीचे गिर जाते हैं जबकि बाकी के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जाकर पिलर्स के पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं डीमन क्लैन की बाई फैमिली के लोग तो बड़ी आसानी के साथ मारे गए, ये लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। एक्चुअली आज ने यहाँ पर हमारे 2 एल्डर्स को मार दिया है। ये दोनों ही एल्डर एम्पर परफॉर्म राउंड के 5th लेवल पर थे लेकिन ये दोनों भी एल्डर मो के सामने नहीं टिक पाए। ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वो सोच रहे थे कि अब मैं इनका क्या करूँ। फिर साथ ही वो सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं जल्दी से आगे बढ़ो और इस बंदे को मार डालो। मैं चाहता हूँ कि इस बंदे को मार दिया जाए क्योंकि ये गद्दार है और इसने एम्पर के सामने उसके 2 एल्डर्स की जान ली है। वहाँ पर उनको मारने का इशारा करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स होते हैं। वो सभी के सभी ड्यूक हुआ की बात सुनने के बाद हमारे ग्रैंडपा को वहाँ पर घेर लेते हैं। जबकि हमारे ग्रैंडपा वहाँ पर स्पेशली हीलियन बैंक की तरफ देख रही होती है और कहते हैं डॉग कहेंगे तुम तो यहाँ पर इसके ऑर्डर्स को इसी तरह फॉलो कर रहे हो जैसे कि कुत्ता अपने मालिक के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। तो फाइनली ये बात साबित होगी कि तुम इसी के पालतू कुत्ते हो। तब हीलियन बैंक से कहते हैं एल्डर मो तुम्हें ये सब कुछ यहाँ पर नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। एल्डर मो से कहते हैं तुझे तुम लोगों से तो ज्यादा ही अच्छा है, तुम सभी लोग बहुत बड़े कमीने और घटिया इंसान हो, अपने डीमन क्लैन को तुमने धोखा दिया है। हीलियन बैंक से कहते हैं बूढ़े खुसट कहेंगे आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। कि हमारे साउची के डैड भी आगे बढ़ते हैं और अपने ग्रैंडपा के साथ आकर कहते हैं चलो देखते हैं कि आज यहाँ पर कौन किसकी जान लेता है। और अपने ससुर जी के पास आकर कहते हैं हम दोनों दामाद ससुर यहाँ पर मिलकर इन सभी को मारते हैं। ये सभी लोग फैमिली के गद्दार हैं पर से इन्होंने हमारे बेटे की जान ली है तो हम लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। और उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम मेरे बहुत ही अच्छे दामाद हो, चलो मिलकर इन सभी को मारते हैं। और वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट सीन फिर से ही वाली गोल्डन क्रो वैली का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी लिटिल डीमन क्वीन बाहर खड़ी इंतजार कर रही होती है। अब हमारा जाउची सी ऑफ डेथ के अंदर से बाहर निकले तो थोड़ी देर के बाद जाउची सी ऑफ डेथ के अंदर से बाहर निकलता है लेकिन इस बार वो गोल्डन क्रो के ऊपर बैठा होता है। देखकर तो लिटिल डीमन क्वीन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है इस लड़के ने तो वाकई में यहाँ पर गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन की पावर्स को अचीव कर लिया। हमारा जाउची गोल्डन क्रो के ऊपर बैठकर वहाँ से बाहर आता है और अपनी लिटिल डीमन क्वीन के पास आकर लैंडिंग करता है और कहता है गोल्डन क्रो की पावर को अचीव कर पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल था, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ 7th लेवल तक ही पहुंच पाया हूँ। डीमन क्वीन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3रे लेवल को अचीव कर पाई है जबकि हमारा जाउची थोड़े से टाइम में 7th लेवल पर पहुंचाया है। इस लड़के की कम्प्रीहेंशन की पावर तो बहुत ज्यादा है। इस लड़के ने बहुत ही जल्दी यहाँ पर गोल्डन क्रो की इनहेरिटेंस की पावर को अचीव
चुका लिया और 7th लेवल पर पहुंच चुका है। लिटिल डीमन क्वीन से कहता है हम लोग इंपीरियल सिटी से काफी ज्यादा दिन बाहर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी वापस चलना चाहिए। ड्यूक मिंग और ड्यूक हुआ वापस पहुंच चुके होंगे और वापस जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ तो बुरा जरूर किया होगा। नहीं जल्दी हो सकता है हमें वापस चले जाना चाहिए ताकि हम लोग वहाँ पर जाकर जो भी कुछ बुरा हो रहा है उसको रोक सके। डीमन क्वीन उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से वापस चलती है और वो हमारे जाउची का हाथ पकड़ती है। साथ ही ऊपर की तरफ देखकर कहती है ड्यूक हुआ ड्यूक मिंग अब तुम हमारे हाथ से नहीं बचोगे, हम लोग आ रहे हैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए। और वो दोनों बड़ी स्पीड से उड़ते हुए अपनी इंपीरियल सिटी की तरफ वापस चल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से हमें इंपीरियल हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर जबरदस्त फाइट चल रही होती है। ग्रैंडपा और जाउची के डैड वहाँ पर उन सारे एल्डर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज के एल्डर होते हैं, इसी वजह से उनसे फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। कि डैड काफी जख्मी होते हैं, हालांकि अभी भी उन सभी को वहाँ पर ब्लॉक करके खड़े होते हैं। वो हंसते हुए उन सभी लोगों से कहता है जॉन किंग होंग जरा अपनी तरफ देखो तो सही, यहाँ पर बहुत ही बूढ़े बूढ़े एल्डर है जबकि तुम्हारी एज तो बहुत ज्यादा कम है, तुम अभी इतने ज्यादा यंग हो, फिर भी जरा अपनी हालत तो देखो, तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है। ग्रैंडपा की हालत तो जाउची के डैड से भी ज्यादा बुरी होती है, वो ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। वो वहाँ पर उनके सामने खड़ा होता है और कहता है कि आप तुम लोगों को पता चला कि यहाँ पर नए किंग की फेट को तुम लोग ने चैलेंज किया था, तो अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। साथ ही वो आगे बढ़ता है और हमारे ग्रैंडपा को एक जबरदस्त किक मारता है, तो इसने बहुत ही बुरा कर दिया। जाउची के डैड दूर से चिल्लाकर कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फादर को टच करने की। ड्यूक उसकी वार्निंग सुनने के बाद भी नहीं रुकता और वो फिर से आगे बढ़ता है और ग्रैंडपा की टांग के ऊपर किक मारता है जिससे उनकी टांग को तोड़ देता है। ग्रैंडपा वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वो काफी बुरी हालत में होते हैं। वो चिल्लाकर कहता है मैं पिछले 100 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहा था, पिछले 100 साल से मैं डीमन क्वीन को हटाने की कोशिश कर रहा था और खुद उसकी गद्दी पर बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम सभी कमीनों ने यहाँ पर मेरे साथ बहुत सा बुरा किया है। तुम सभी लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की है, जितने भी लोग मेरे खिलाफ थे मैं उन सभी को मारूंगा, एक एक करके मैं सभी को मारता जाऊंगा। फिर से वो ग्रैंडपा के पेट में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे ग्रैंडपा उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरते हैं। उसी वक्त जाउची के डैड भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उनको कैच कर लेते हैं। वो अपने फादर इन लॉ के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं, जबकि उसके ससुर जी उसे कहते हैं कि होंग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तुम इन सभी का मुकाबला नहीं कर पाओगे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर से ये ज्यादा है। दामाद जी उनसे कहते हैं नहीं मैं आपको यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, मैं यहीं पर हूँ और मैं आपका और अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगा। अगर मैं भी यहाँ से चला गया तो फिर अपने बेटे की मौत का बदला यहाँ पर कौन लेगा। एक बाप होने के नाते मुझे यहाँ पर अपने बेटे की मौत का बदला तो लेना पड़ेगा, वैसे भी मेरा बेटा मुझे 20 साल बाद मिला था। फादर फिर से अपने हाथ में तलवार लेकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। भगवान दूर से हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ मुझे हरा सकते हो, तो सोचना भी मत कि तुम मुझे हरा दोगे। जाउची के डैड जल्दी से अपने हाथ के ऊपर कट लगाते हैं और अपने ब्लड को अपनी तलवार के साथ मिक्स करते हैं। हमारे जाउची के डैड यहाँ पर अपनी ब्लड एसेंस की पावर को यूज करने वाले हैं। जाउची के डैड उससे कहते हैं मैं यहाँ पर अपने बेटे की मौत का बदला लेने वाला हूँ, फिर इसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। वहाँ पर अपनी ब्लड एसेंस को यूज करने के बाद अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा एनहेंस कर लेते हैं और उनकी पावर वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पूरे का पूरा आसमान पर्पल कलर में चेंज हो जाता है, आसमान का कलर पर्पल हो जाता है जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। ड्यूक हुआ कहते हैं ये तो इनकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है। ठीक है डैड उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है, ये हमारी फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्ग सीक्रेट टेक्निक है। मास्टर हीलियन पैंग और मास्टर जी फैंग दोनों बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये बंदा तो पागल हो गया, इसने इस बड़ी सी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है। ये सीक्रेट टेक्निक ना सिर्फ यहाँ पर ड्यूक हुआ को मारेगी बल्कि पूरे के पूरे पैलेस को भी उड़ा देगी और उसके साथ साथ ये खुद भी मर जाएगा। बंदा तो वाकई में पागल हो गया, इसे तो यहाँ पर अपनी जान की भी परवाह नहीं रही। ड्यूक हुआ से कहते हैं ड्यूक हुआ हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर इसने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया तो पूरे का पूरा पैलेस ही उड़ जाएगा और हमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इस पागल इंसान के साथ यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको एम्परर बनना था, आप एम्परर बन चुके हैं। ड्यूक हुआ से कहते हैं ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे वो जाने को कहते हैं उसी वक्त नीचे का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। जाउची के डैड ने वहाँ पर अपनी बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। वो उनसे कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरी बड़ी फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद तुम सभी लोग यहाँ से इतनी आसानी से निकल पाओगे। ऐसे वहाँ पर अपनी बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, उन सभी की पावर्स और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। मास्टर जी फैंग कहते हैं मेरी स्पीड 80% तक कम हो चुकी है, अब मैं यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। इस बंदे ने तो यहाँ पर इस बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके हमारे ऊपर बहुत सप्रेशन की पावर डाल दी है। ड्यूक हुआ अपने साथियों से कहते हैं तुम सभी लोग अभी भी यहाँ पर मुझे डिफेंड नहीं कर पा रहे, मेरे पास इतने ज्यादा एम्परर परफॉर्म ग्राम के एक्सपर्ट्स होने का क्या फायदा अगर तुम लोग यहाँ पर एक अकेले इंसान को नहीं हरा सकते। ऐसे किसी के पास तो कोई तरीका होगा इसको यहाँ पर ये सब कुछ करने से रोकने का। जाउची के डैड उनसे कहते हैं बिल्कुल बेकार है, तुम में से कोई भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा, अब तुम में से कोई भी इस फॉर्मेशन को कंप्लीट होने से नहीं रोक सकता, सिर्फ 3 सेकंड में तुम सभी लोग मरने वाले हो। जैसे जैसे वो फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिवेट हो रही होती है तो उस फॉर्मेशन के साथ पूरे पैलेस के साथ आसपास का काफी बड़ा एरिया भी तबाह होगा। इन पर बाहर का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक छोटा बच्चा अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है ग्रैंडपा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ग्रैंडपा से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, ग्रैंडपा यहीं पर है तुम्हें बचाने के लिए। ड्यूक हुआ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जाउची के डैड से कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि तुम्हारी इस फॉर्मेशन की वजह से पैलेस के बाहर काफी सारे लोग भी मारे जाएंगे, वो सभी लोग निर्दोष हैं, तुम उन सभी को भी मारना चाहते हो। फादर उसे कहते हैं मुझे वाकई में सभी लोगों की परवाह है, लेकिन मुझे उन सभी लोगों की इतनी परवाह नहीं है जितनी मुझे अपने बेटे की परवाह थी। मेरे बेटे को मार डाला, मेरे बेटे के मरने के बाद अब मेरे पास कौन है जिसके लिए मैं यहाँ पर रुकूं। मुझे इस दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं है, फिर चाहे कोई भी यहाँ पर आ जाए मैं सभी को मार डालूंगा। तुम सभी लोग यहाँ पर मरोगे और उसके साथ जितने लोग मरते हैं वो सभी लोग भी इसके साथ ही मरेंगे, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ऐसे वहाँ पर अपनी बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसको वहाँ पर तबाह करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर लिटिल डीमन क्वीन आ जाती है, अपने गोल्डन क्रो के ऊपर बैठकर वहाँ पर आती है और उनसे कहती है पैट्रियार्क जून किंग होंग आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए गोल्डन क्रो की फायर बॉल्स को वहाँ पर फेंक दिया है, जिससे पैट्रियार्क जून किंग होंग की बॉडी के जितनी भी फॉर्मेशन की पावर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ताकि वो उनकी फॉर्मेशन को वहाँ पर शांत कर सके। और उनके फादर लिटिल डीमन क्वीन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान भी होते हैं, बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग लिटिल डीमन क्वीन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। उनमें से कुछ एल्डर्स कह रहे होते हैं हम लोग इसकी पावर लेवल को क्यों नहीं देख पा रहे, आज ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आई है। ये ड्यूक हुआ सोच रहे होते हैं ये सी ऑफ डेथ के अंदर गिरी थी लेकिन ये अभी तक जिंदा है, कैसे हो सकता है, ये मरी क्यों नहीं, कहीं ऐसा नहीं इसे गोल्डन क्रो की पावर मिल गई हो। लिटिल डीमन क्वीन वहाँ पर उतरती है जाउची के डैड के पास। जाउची के डैड उसे कहते हैं लिटिल डीमन क्वीन आप तो वापस आ गए।
लिटिल डीमन क्वीन से कहती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फखर है कि मेरे पीछे से तुमने इन सभी लोगों को काफी अच्छी टक्कर दी है। साउची की डैड से कहती है क्या ये वाकई में तुम हो, क्या तुम वाकई में जिंदा हो? लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम और साउची दोनों मर गए हैं। आप जिंदा हो तो फिर हमारा बेटा साउची कहाँ पर है? डीमन क्वीन से कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है। वो एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए यहाँ से गया है, बहुत ही जल्दी वो भी यहाँ पर आ जाएगा। साउची की डैड से कहते हैं लिटिल डीमन क्वीन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच पाई है, वरना वो वहाँ पर गोल्डन ग्रोव वैली में बच नहीं पाता। जबकि डीमन क्वीन से कहती है जी तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है, तुम्हारे बेटे ने वहाँ पर मेरी जान बचाई है, तो वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज नहीं करता तो मैं वहाँ पर मारी जाती है। ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। साथ ही वो साउची के डैड से कहती है अब आप साइड पर हो जाए। अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो मुझे यहाँ पर ड्यूक हुआ के साथ अपने अकाउंट्स को सेटल करना है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 176 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।